इल्यूमिनाटी ज्वाइन कैसे करी? क्या है, संस्था है क्या? ये लोकल वर्जन था इल्यूमिनाटी का, और उन्होंने कहा था कि ये जो नॉलेज है, ये बहुत बड़े उल्लू की मूर्ति है, लोगों ने इस तरह का कपड़ा अपना ढका हुआ है और वो छोटे बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं कुछ मंत्र पढ़ के। आप जब उधर चढ़ाई करते हैं तो वहां पे कुछ गुफाज बीच में पड़ते हैं, गलती से भी जाइएगा मत, क्योंकि वहां पर काफी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं कि आप गलती से एंटर हो गए। जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो अपने लाइफ में भयंकर तरीके से सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एक सैक्रिफाइस देना पड़ता है। उनके फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होता है जो उनके बहुत एक वो शक्ति जिसे नहीं जानना चाहिए। इसमें पता है क्या कराते हैं इस चर्च पे? ये जो सैटानिक चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ईश्वर का बहिष्कार करना पड़ता है, उसके लिए उनकी मूर्ति सामने तोड़नी पड़ती है, आपके जो ग्रंथ है उसके ऊपर पी करना पड़ता है। आज के गेस्ट हैं अभिषेक कर जी, जो हर तरह के टॉपिक्स पर खुलकर बात करते हैं और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। इल्यूमिनाटी, एप्स्टीन फाइल्स, प्रेमानंद जी और नीम करोली बाबा जैसे सब्जेक्ट्स पर इन्होंने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर किए हैं। तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी सोच, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कुछ इनसाइट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जहां पर कि कहा जाता है मानव और एलियन साथ में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं और काफी सारी चीजें उन्होंने ऐसी मशीन निकाल ली है जिससे तूफान लाया जा सकता है, बवंडर लाया जा सकता है, बारिश लाई जा सकती है। ये सारी चीजें उन्होंने बना के रखी है। और अचानक से जब पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, वहीं से एक रिएक्शन। और डोनाल्ड ट्रंप ब्रेकिंग न्यूज, जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। हैरान मत हो जाइएगा अगर ये युद्ध और 40 दिन चल गया ना, तो हम जो पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें इंडिया के कोई हैं ऐसे फेमस पर्सनालिटीज? अब एप्स्टीन फाइल का एक ऐसा राज खोलूंगा जो इससे पहले कोई सोच ही नहीं रहा है। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। खबरों में रहते हो आप, पॉडकास्ट आपके वायरल होते हैं, और जो अंबानीज वाला जो शादी का जो आपने किया था उस टाइम पे तो हर रील, कहाँ से लाते हो ऐसी खबरें? कहाँ से लेकर आते हो आप कि यहाँ से जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, आप वो खबर लेकर आओगे? देखिए, ये होता है नेटवर्क का फायदा जी। सौभाग्य से कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है जो कुछ अंदर की बातें बता देते हैं, बट वो कहते हैं नाम मत लेना। तो नाम तो मैं नहीं लेता हूँ कभी भी, परंतु उसके हेतु मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि पहले पहले लोगों को शौक लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही थोड़ा होता है। और 2-2 साल बाद जब वो सारी चीज़ें, जैसे आपके पॉडकास्ट के उदाहरण में मैं बता देता हूँ, आज से 3 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि एक आइलैंड है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रईस लोग जाते हैं, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है और बहुत गलत दुर्व्यवहार किया जाता है कन्याओं के साथ, और उनका मांस खाया जाता है। तब सबने बोला अरे कुछ भी बोल रहे, इतने बड़े लोग कहाँ से होंगे। और आज जब आप देख रहे हैं सुर्खियों में एप्स्टीन फाइल्स हर जगह दिख रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पॉलिटिशियंस का नाम आया। अब मेरे को एयरपोर्ट पे लोग बोलते हैं यार आपने तो 3 साल पहले ये चीज़ बोली थी, बात सच निकली। हमको तब मजाक लग रहा था, लेकिन और ऐसा बहुत बार हुआ है। आज भी शायद बहुत सारी बातें हम जो स्पिरिचुअलिटी के अंश पे करेंगे, जो नास्तिक लोग होंगे या जिनको इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, जो बहुत अपने आप को स्यूडो साइंटिस्ट समझते हैं, वो शायद विश्वास ना करें। बट धीरे धीरे देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जब तक आप खुद उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप जब खुद उसको एहसास नहीं करोगे, तब तक आप पे उस पर रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे एप्स्टीन फाइल्स का आपने नाम लिया जी, इसमें इंडिया के कोई हैं ऐसे फेमस पर्सनालिटीज? देखिए, इंडिया के भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। जैसे कि एक पर्सनालिटी है, मैं चाहूँगा कि आपकी जनता अगर समझदार है तो कमेंट्स में वो खुद नाम लिखें, पर मैं हिंट सारी दे देता हूँ। तो एक बहुत बड़े लेखक हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि बाद में तो वो यूएस में रहने लग गए थे, लेकिन वो इतने बड़े लेखक है कि हमारे देश में जितने भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के कोचेस बने ना, उन सबके वो गुरु रह चुके हैं एक समय पे। तो आप समझिए, जिनको सबने गुरु समझा, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबको सिखाया अच्छा बोलो, अच्छा रहो, अच्छा देखो, जब एप्स्टीन फाइल्स की लीक हुई है, एग्जैक्टली लीक भी क्यों हुई है? क्योंकि यूएस में एक रूल बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी एक्ट। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट था, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये सारी चीजें हमको पब्लिक करनी पड़ेगी। जैसे ही पब्लिक करी, 3.5 लाख फाइल्स और 5,000 से ज्यादा वीडियोस बाहर आए।
अब उसी में से भारत के भी कुछ लोगों के ये आए। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का आरोप ये लग रहा है कि भाई आपने लीक तो करा, आप बोलते हो कि आम इंसान की प्राइवेसी रहनी चाहिए बिकॉज काफी सारी कन्याओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, उन सबके चेहरे वहां पर क्लियरली दिखाए गए, नाम दिखाए गए, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन सबके नाम को कहीं ना कहीं काला रंग से पोत दिया गया है कि पता ना चले। तो ये कहाँ का व्यवहार हुआ? तो ये तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उधर इतना प्रेशर आया जिसके चक्कर में ये बाहर आया। तो भारत में अब मैं थोड़े बहुत हिंट्स दे देता हूँ। एक बहुत बड़े उद्योगपति का भी नाम है, वो उद्योगपति इतने बड़े हैं कि अगर मैं कहूँ तो दिल्ली, और हम दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट उनके नाम पर हैं। मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, तो उनका नाम भी वहाँ पर आया हुआ है। अभी मेन चीज़ क्या हो रही है कि धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट्स को और फुरोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। अब एआई के थ्रू लोगों ने वो काला भी जो पोता है उसको भी क्लियर कर दिया, उन्होंने देख लिया है कौन से नाम है। ज़्यादातर यहाँ पर वो नाम आए हुए हैं जिनको हम इंस्पिरेशन समझते हैं। जैसे मैं विदेशियों के नाम बताता हूँ, आप खुद सोचिए, एक समय पे हमारे देश में कोई भी बच्चा आईटी पढ़ने जाता था तो उसको एग्जाम्पल दिया जाता था बिल गेट्स जैसा बनो, और उसमें बिल गेट्स का ही नाम आया हुआ है किस प्रकार से चैट्स आई हैं, किस प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं करा है, दो चीज़ें एक साथ हो रही है। मैं आपके इस पे पहली बार इस चीज़ का वर्णन करता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स और एक बहुत बड़ा युद्ध, महायुद्ध चालू हो गया महाभारत के बाद, यूएस और ईरान का युद्ध। किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि ये दोनों एक साथ कैसे हो गए। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना शुरू हुआ, उसमें नाम आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें नाम आया बिल गेट्स का, बड़े बड़े उद्योगपति और पॉलिटिशियंस का। और अचानक से जब पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, वहीं से एक रिएक्शन और युद्ध कर दिया गया ईरान के साथ। किसी ने ये सोचा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गेम होता है। अगर किसी के माइंड को डाइवर्ट करना है, हमारे देश में कास्ट पॉलिटिक्स से खेला जाता है, कुछ भी हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुसलमान वाला गेम खेल लिया जाता है और लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और दूसरा क्रिकेट, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मैच हो जाता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। और विदेशी स्तर पे अगर देखा जाए तो वो होता है युद्ध। आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े बड़े लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को कंसल्ट करते थे, वो रेजिग्नेशन देने लग गए। उनका ये मानना है कि भाई ये युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनके इतने चिट्ठे हैं, फ्लाइट्स के रिकॉर्ड्स हैं कि कितने बार वो उस गुमनाम आइलैंड पर गए हैं, उनकी तस्वीरें हैं वो छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया हुआ है। और केवल उनका नहीं, बड़े बड़े लोगों का, ऐसे उद्योगपतियों का है जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चलाते हैं। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं एक जन अगर फंसेगा तो चेन में सब फंस जाएंगे, और इसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग वहां पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। उस युद्ध के कारण आप देखिए यूएस वालों का भी इतना कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखिए तेल के दाम किस प्रकार से बढ़ गए। हैरान मत हो जाइएगा, अगर ये युद्ध और 40 दिन चल गया ना, तो हम जो पेट्रोल भरवाने जाते वो डबल हो जाएगा। एलपीजी की क्राइसिस ऑलरेडी हर जगह हो चुकी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नाम की एक जगह है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल जाता है, नेचुरल गैस जाता है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो 65% हम लोग ये बाहर से इंपोर्ट होने वाले ऑयल पे डिपेंड करते हैं। तो आप सोचिए, उसको अगर रोक दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात थी, एलपीजी के दाम बढ़ने हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने, और वही चीज हो रही है। तो ये बड़े लोग ना बड़े नालायक होते हैं, मैं सही शब्द यूज करूं, ये अपनी चीजें छुपाने के लिए ये ना जान की परवाह करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एप्स्टीन फाइल्स में जो बंदा है एप्स्टीन, वो एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करता है, वूप, WHOOP, और इसका वर्णन उसने करीब 400 से ऊपर बार किया हुआ है। जब इसको साइंटिस्ट और जो एनालाइज करने वाले उन्होंने नोटिस करा कि इसमें क्या कॉमन है, तो पता है वो वूप कब लिखता था? जब भी कोई लड़की, जिनको ये लोग हरास कर रहे हैं, परेशान कर, 14 साल की लड़कियां होती हैं, 16 साल की, जब भी उनको लगता है कि ये हाथ से निकल रही है या कहीं पे कुछ बोल देगी, उसको मरवा दो, काट दो और गाड़ दो। इसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता था वूप। अब आप सोचिए दरिंदगी किस हद तक। और ये लिखना भी 400 बार अगर कोई वूप लिख रहा है छोटी छोटी बात पे कि ये लड़की यहां से चले गई, आपको जान के हैरानी होगी, जस्ट बिकॉज आपने रेज किया है एप्स्टीन फाइल, ये चिट्ठा तो 1996 में ही खत्म हो चुका था। लेकिन 1996 में, 95-96 में मैरिया नाम की एक लड़की ने कंप्लेन किया, तब दबा दिया गया। जैसे हमारे देश में पैसे के दम पे सबको दबा दिया जाता है, यहाँ पर रेपिस्ट खुलेआम घूमते हैं सालों साल, लेकिन वहीं पर बेचारे एक कॉमेडियन कोई जोक कर दें तो उनके पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट ये सच्चाई है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और एक जोक करने वाले को आप पीछे पूरी मीडिया पड़ जा रही है, सब लोग पड़ जा रहे हैं।
95 में हुआ तब कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वापस मिड 2000 में 2006 के आसपास एक 14 साल की लड़की ने अपने घर वालों के साथ हिम्मत करके कंप्लेन करी कि भाई ये वाली चीज हो रही है, एक आइलैंड ले जाते, शोषण किया जाता हमारे साथ। तब आप जान के हैरान होगे 2009 में जब ये केस चल रहा था तो वहां के अटॉर्नी जनरल ने भी पैसे खा के सारी चीज को रफा दफा कर दिया। लेकिन फिर ये जब मामला गर्म होने लग गया, कुछ लोगों में आक्रोश है, 2018 और 19 में फाइनली इनको जेल लिया गया। लेकिन इधर हैरानी की बात है, हम लोग सब एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं, अब बड़े लोगों की एक चीज और देखिएगा, मैं आपको नोटिस करवाता हूं। चलिए पहले भारत के कुछ एग्जाम्पल से करता हूं। हर्षद मेहता द लेट बुल, उनकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर। उस रात आधे पुलिस वाले उधर थे नहीं, सब लोग गायब थे, सब पार्टी, सबको पता है 31st पार्टी, उस दिन उनकी डेथ हुई। उसी तरीके से हमारे देश में काफी बड़े बड़े लोग, चलिए अगर कुछ लोग बोलिए तो स्कैमर है, आप देखिए हम एक बहुत ही बड़े हमारे एक रेवोल्यूशनरी नेता की बात करते हैं, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ बट सब पहचान ही जाएंगे, वो उन्होंने बहुत क्रांति लाए थे। उनका कैसे चॉपर क्रैश हुआ, क्या हुआ, कभी किसी को नहीं पता चला। वो बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा देखा है, बाद में वो खुद एक बाबा बन के हमारे देश में डिस्गाइज में थे। ये कितना सच है, हुए थे सच में बाबा थे वो? ये मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है, मैं उस समय पे था नहीं, तो उसके हिसाब से जो मैं डेटा अगर मैच करता हूं तो मेरे को उसमें सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि देखिए वो मास्टर तो थे इन सारी चीजों में। आई डोंट नो कितने लोग समझदार हैं, हम दोनों तो समझ गए हैं, अगर वो समझ गए तो कमेंट्स में बताएंगे हम किन की बात करें। लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो मास्टर इन डिस्गाइज भी थे, उनको पता था वॉर टैक्स करना। तो यहाँ पर भी देखिए वो भी जब हाथ से निकल रहे थे उनको मरवाने की कोशिश करी। अब एप्स्टीन फाइल का एक ऐसा राज खोलूंगा जो इससे पहले कोई सोच ही नहीं रहा है। एप्स्टीन फाइल को सबसे पहली बार किसने एक्सपोज किया था? माइकल जैक्सन ने। माइकल जैक्सन जब इसको एक्सपोज करने आए, सोनी जैसी बड़ी कंपनी के पीछे पड़ गए, तो उनके साथ क्या किया पता है? उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि छोटी बच्चे और बच्चियों के साथ ये शोषण करते हैं, और पूरी जिंदगी वो उस चीज से लड़ते रहे। और उसके बाद उनके भी खाने में जहर डाल के उनको मार दिया गया जब बोले ये हाथ से निकल जाएगा। अब कॉमन चीज देखे, हर्षद मेहता हार्ट अटैक, खाने में कुछ मिला हमें नहीं पता। माइकल जैक्सन अंत हो गया, कैसे हुआ हमें नहीं पता। यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे थे CIA के अगेंस्ट में, वो कब खत्म हो गए नहीं पता। एप्स्टीन फाइल का खुद जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर कैसे मृत्यु हो गई, उसको सुसाइड बता दिया गया, कहीं नहीं पता। लेकिन गवाह ये कहते हैं कि उसी रात को हम लोगों ने ऑरेंज फिगर्स वहां पर देखे थे कुछ सीढ़ियों से जाते हुए। लोग कह रहे हैं इसने सुसाइड किया, लेकिन सुसाइड नहीं किया। लोगों को डर था, बड़े लोगों को, कि ये ऐसे ऐसे नाम लेके आ जाएगा भारत और विदेश के, जिसके चक्कर में सारी सत्ताएं पलट जाएंगी, सब कुछ अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। इतना जो उन्होंने पैसा बनाया, आलीशान बंगले पे रह रहे हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और इसी चक्कर में, छुपाने के चक्कर में, जेफरी एप्स्टीन को ही बलि का बकरा बना दिया गया। और अब ट्रंप को यह डर है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, तो लोगों का ध्यान भटका के ये इस तरह के युद्ध कर रहे हैं। असली खेल पता है क्या है? वो क्या एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है पहला लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, दूसरा वो चाहता है चाइना ना उठ पाए। ये कैसे? क्योंकि चाइना को सस्ता तेल कहां से मिलता है? मिडिल ईस्ट के तरफ से मिलता है। तो बोले अगर हर जगह मैं त्राही त्राही मचा ही दूंगा तो चाइना को तेल नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में तो ये बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह बना के रखा हुआ है, जहां पर हम लोगों की सोच शुरू होती है, वहां पर तो वो ऑलरेडी 10 गुना आगे पहुंच चुकी होती है उनकी सोच, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इन लोगों के एलीट लोगों का ग्रुप है, इन लोगों ने ऐसी ऐसी मशीनें बना के रखी हुई हैं। लोगों को लगता है कोविड अचानक से आ गया, चाइना वालों ने बनाया और इधर सारी चीजें खत्म हो गई। कभी कोई सोचता क्यों नहीं है कि कोविड के फॉल के बाद ही दुनिया के सबसे बड़े जितने भी उद्योगपति थे वो कैश में बैठे हुए थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब आप सोचिए, एक आम इंसान को जान का डर था, वो टीवी देख के डर रहे कि भाई पता नहीं बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं। साल भर तक वो डर बना, साल भर में सस्ते में 1/3 दाम में सारी चीजें मिल रही थी, इन लोगों ने खरीद लिया और आज वो बिलियनर ट्रिलियनर बन चुके हैं मात्र 5 वर्षों में। किसी ने ये नहीं सोचा कि बिल गेट्स ने कोविड के जस्ट 2 साल पहले एक टेड टॉक दिया और टेड टॉक में कहा उसने कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये जनाब को ये कैसे पता था कि एक बीमारी आएगी जो सबके जगह हाहाकार मचा देगी। ये तो सोचने वाली बात है। किसी ने ये नहीं सोचा कि बिल गेट्स ने कोविड के आने से पहले ही धीरे धीरे वैक्सीन की कंपनीज में बहुत बड़ा निवेश करना शुरू कर दिया था। सच में आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है,
बिजनेस करे या जॉब करे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। यस, आप जाके इंटरनेट पे देखिए, उनका स्टेक है वैक्सीनेशन कंपनी में। क्या आपको पता है बिल गेट्स को एक समय पे जब इनके ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉज यूएस के थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये कह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत गलत चीजें कर रही है, तो उनको कोर्ट कठघरे में खड़ा कराता है। तो अखबार उस समय पे छापते थे कि बिल गेट्स एक ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया के लिए कलंक है, ये एक राक्षस है। इस प्रकार के शब्द बाहर के विदेशी जर्नल्स लिखते थे। उसके ठीक 3 वर्ष बाद वही वाले न्यूज़पेपर लिखते हैं इससे महान आदमी कोई है नहीं। और लोग सोचे ऐसा क्या पलट दिया भाई साहब, किसी ने ये सोचा नहीं। ऐसा इसलिए पलटा कि उस 3 साल में बिल गेट्स ने उस मीडिया कंपनी में स्टेक खरीद लिया। और इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े उद्योगपति हमारे देश में भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, NI से बहुत लोगों का नाम एंड होता है, आई से एंड होता है, चलिए सबके पास कोई ना कोई मीडिया कंपनी, आप जाके चेक कीजिए। पहले रिचेस्ट के पास भी है, दूसरे रिचेस्ट के पास भी है, विदेश में भी आप जाके देखिए, सबके पास एक मीडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि मीडिया नरेशन सेट करता है। और अभी सबसे बढ़िया नरेशन सेट कर रहा है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का नाम खुद एप्स्टीन फाइल्स में है, बट वो नरेशन कैसे सेट करते हैं? ट्विटर खरीद के। लोगों को लगा क्या बेवकूफी करिए, ट्विटर खरीद लिया इलॉन मस्क ने। लेकिन इलॉन मस्क, आप सोचिए, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट, सबसे ज्यादा हेट्रेड कहां कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है ट्विटर। और आप सोचो अगर आप दुनिया के हेट को ही कंट्रोल करने लग जाओ, आप बता लो कि किसको क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। डोनाल्ड ट्रंप तो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही नहीं जीतते। इलॉन मस्क से दोस्ती करी, इलॉन मस्क ने उनका ट्विटर रिवाइव किया, डिलीट हो गया था अकाउंट, रिवाइव किया। पहली बार सारा कैंपेन एक्स पे हो रहा था। आप चाह के भी ऑपोजिशन पार्टी की ज्यादा चीजें देख ही नहीं सकते थे, इंप्रेशन ही नहीं आते थे। तो ये सोशल मीडिया तक भी इस पे है। आप खुद सोचिए, इस वॉर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे AI बेस्ड कंपनीज के पास कि हमको डेटा दो। अब डेटा उन्होंने मांगा एक कंपनी जिसको हम एंथ्रोपिक कहते हैं, क्लॉड कहते हैं। उन्होंने कहा हमने डिफेंस के ऑपरेशन में यूज किया, इसी चक्कर में हम ईरान को पकड़ पा रहे हैं, तो तुम हमको दो। इन्होंने सीधा बोला हम नहीं देंगे। गुस्से में इन्होंने बोला इनके $200 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी काम नहीं करेगी। लेकिन आप और मैं जिस चैट GPT को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसने सीधा हाथ, सर आप सारा डिटेल लो, पर्सनल डेटा। मतलब आपका और मेरा, हमने आज तक चैट GPT पे जो भी डाला हुआ है, हम डिलीट भी कर दे तो भी यूएस के पास वो डेटा है। वो डेटा से क्या क्या कर सकती हैं आप सोचिए। वो ये जान सकते हैं हम यूएस के बारे में क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं। कोई अगर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है, उनको ये तक पता लग जाएगा कितने लोग भारत में सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कोई प्रोग्राम बना ले, मेडिसिन बना ले। तो आप सोच रहे हैं डेटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, आपसे भी है, आप लोगों से भी है, आपने एक चीज नोटिस करी, आज से 10-15 साल पहले हम अगर कुछ सर्च करते थे तो हमको वैसी चीजें दिखने लगती थी, करेक्ट? हमने उसको मैग्नेटिक एड्स बोलते थे, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अब हद हो रही है। आप फोन पे 2 जन से बोलोगे ना कि यार मैं मेरा डॉग है, डॉग के लिए मैं डॉग फूड ढूंढ रही हूँ, और आप देखो उसके बाद मजेदार आपको कॉल आएंगे डॉग फूड के, आपको एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। ये होता है ना? ये होता है। और ये आप व्हाट्सएप कॉल पे भी करोगे तो भी वहां तो लिखा है इनक्रिप्टेड, कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं है। आज आपका कोई भी डेटा प्राइवेट नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसलिए दरखास्त है आपके सभी युवा, अगर पीढ़ी वाले और इवन बड़े वाले, आपकी जो एक्सट्रीम प्राइवेट चीजें, कृपया करके आप मोबाइल डिजिटल डिवाइस पे मत रखिए। जब मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मालिक, जब वो अपने लैपटॉप में एक वेबिनार कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने देखा कि भाई आपका जो कैमरा है ना, उसके ऊपर एक काला टेप लगा हुआ है जो वेब कैम है। इन्होंने बोला भाई इतना बड़ा आदमी तुम क्यों है? बोले क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं होगा तो भी मेरे कौन से फुटेजेस ये ले जाएगा नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि लैपटॉप को अपने बेडरूम में मत रखिए।
भावनाओं में थोड़ा बह गया, लेकिन ये आप देखिए कितना बड़ा एक चक्रव्यूह बनाया हुआ है एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे। जैसे आपने एप्स्टीन फाइल्स का बहुत पहले बता दिया था जी, एक आपने इल्यूमिनाती का भी बहुत पहले बता दिया था कि जी। वहां पे है और ऐसे ऐसे, ये भी है सच में? देखिए बिल्कुल क्योंकि है। उस टाइम पे इवन अगर मैं आपको सच बताऊं ना, मुझे भी लगा था नहीं कैसे ये कैसे। इसका देखिए क्या होता है, कभी कभार ना हम अपने ही सनातन धर्म में चले जाना, हमको सबके अंश मिल जाते हैं। सम्राट अशोका के 9 पिलर्स, ये बहुत ही फेमस चीज है। सम्राट अशोक ने क्या किया था, उन्होंने 9 सबसे स्मार्ट लोग, एक जो लीगल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, एक जो सर्जरी जानता है, इस तरह के 9 अलग अलग लोगों को जो दुनिया भर का हर जगह भ्रमण करके ज्ञान लाएंगे, स्पेसिफिक सीक्रेट नॉलेज, ऐसा एक ग्रुप बनाया था। ये लोकल वर्जन था इल्यूमिनाटी का। और उन्होंने कहा था कि ये जो नॉलेज है उनका उद्देश्य अच्छा था कि ये अच्छी चीजों के लिए पास ऑन होगा, और ये बार बार पास होता गया। आपको जान के हैरान होगी, एक राजपूत राजा है, लेट्स चेक लोगों का IQ, लोग गूगल करके नाम लिखेंगे। एक राजपूत राजा ने अपने बायोग्राफी में, बहुत फेमस सम्राट है, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि मैं जंगल में जा रहा था और वह जंगल में जाते वक्त मुझे इन्हीं में से एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने हेल्प करा था एक चीजों को क्योर करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका इलाज एलोपैथी नहीं निकाल पा रही है, वो लोग निकाल चुके हैं। सिमिलरली बाहर भी ये वाला ग्रुप है। लेकिन देखिए, जैसे जिस प्रकार से अच्छाई होती है वैसे ही बुराई भी होती है। एक ब्रवेरियन आइलैंड नामक एक जगह है, उसका एक फुटेज YouTube पे करीब 18-20 मिनट का डला था आज से कुछ साल पहले। आधे घंटे के अंदर उसको टेक डाउन कर दिया गया। उसके बाद जैसे काफी सारे क्रिएटर करते हैं, यहाँ पर हो रहा है तो 10 लोग कॉपी करके डालने की कोशिश करेंगे, उन सबके चैनल उड़ गए थे। बट किसी तरीके से आज भी अगर कोई ढूंढने की कोशिश करेगा, उस आइलैंड के कुछ अंश है। उस आइलैंड में दिखाया गया एक उल्लू की मूर्ति, एक बहुत बड़े उल्लू की मूर्ति है। लोगों ने इस तरह का कपड़ा अपना ढका हुआ है और वो छोटे बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं कुछ मंत्र पढ़ के। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम अभी क्या होता है कि इतनी सारी चीजें दुनिया भर में हो रही है कि हम चीजें भूल जाते हैं। बट थोड़ा सा, एक PDD करके एक सिंगर है, उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस निकला था। क्या हुआ था, वो अपने घर पे बहुत आलीशान पार्टी देता था, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। जब उसके घर पर आए, एक बार पुलिस ने छापा दिया और नीचे के चेंबर में गए तो वहां पर 4000 जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी ऑयल के डब्बे मिले। इससे पूछे, भाई ये बेबी ऑयल का क्या है? इसने बहाना क्या दिया कि मार्केट में नॉर्मल ऑयल नहीं मिल रहा था तो मैंने ये लिया। सोचने की बात है, 4000 बेबी ऑयल, वो भी ये क्यों? और इतना बड़ा आदमी, और ऐसा तो वो नहीं होगा 10 रुपए कम में मेरे को मिल जाएगा तो मैं लूंगा, वो सब तो हम लोग करेंगे, वो 10 रुपए के लिए तो नहीं रुकेगा। तो वो बेसिकली उसके ऊपर एलिगेशन लगे बड़े बड़े लोगों ने। जस्टिन बीबर, जो बहुत ही बड़े, बोलते हैं कि उनका पूरा मेंटल साइकिक हिल गया था इनके साथ मिलने के बाद, क्योंकि इनका बचपन में शोषण किया गया। जस्टिन टिम्बरलेक ने भी एक जन को भेजा था वहां पे, तो बड़े बड़े लोगों ने। तो यहां से पता लगा था, जिसके ऊपर काफी सारी चीजें थी, कि बियॉन्से हो गई या बड़े बड़े जेजी हो गए, ये लोग एक बहुत बड़ा समूह भी चलाते हैं वहां पे, जहां पर कि वो मेक श्योर करते हैं कि हॉलीवुड हो गया, यहाँ पर हम ही लोग करता धरता होंगे। और उसी के थोड़े बहुत छोटे मोटे अंश आपको भारत में भी देखेंगे, लॉबिंग किधर कितनी बड़ी होती है। हमारे देश के एक प्रसिद्ध एक्टर जो आउटलायर था, जो नीचे से जमीन से उठा, कोविड के पहले इतने पॉपुलर हो रहे थे, अचानक से इंडस्ट्री के पुराने लोगों को लगा कि ये हमारी गद्दी ना छीन ले, तो उसको मार दिया गया। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत रैलियां हुई, लेकिन आप देखिए किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया। कोविड खत्म हुआ, क्रिकेट के मैचेस लगा दिए गए, अचानक से वो लोग जो मोर्चा निकाल के बैठे थे कि हम जस्टिस दिलाएंगे, जस्टिस दिलाएंगे, सब शांत, सब शांत। क्योंकि बड़े लोगों को पता है कि आम इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर दो, इससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती। उसको 10 चीजों में भिड़ा दो, उसको जो सच बोल रहा है उसी के अगेंस्ट खड़ा कर दो, और बस वहीं पर गेम खत्म है। तो ये बड़े लोग इसी नेक्सस के साथ जो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स खेले, ये बड़े लोग आज भी खेल रहे हैं कि इन्हीं के बीच में फूट डाल दो और ये लड़ते रह जाएंगे। एक जो सबसे ज्यादा पूछते हैं ना कि इल्यूमिनाती ज्वाइन कैसे करें, क्या है, संस्था है क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कमेंट्स में आएंगे ये सवाल कि ज्वाइन कैसे करें, कहाँ है ये, कौन चलाता है, कैसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, इस पे हनी सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये एक चीज कही है कि हनी सिंह जब अरब जाते ही रहते हैं UAE, तो वहां पर वो जब गए तो पहली बार वो हैरान हो गए। उनको जो स्पेसिफिक टाइप का चिकन पसंद है वो खाते हैं, वो उनके सामने सर्व कर दिया गया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर दिया गया। उसके बाद उनको एक कमरे में बुलाया गया। इसके बाद वो अच्छे से ओपन अप नहीं हुए, लेकिन उनके शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि कुछ मुझे करने कहा गया, ज्वाइन करने कहा गया, लेकिन मैंने छोड़ दिया। और आप देखेंगे लास्ट 4-5 साल से, जब उनको वो थोड़ी बीमारी हुई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ करियर, उसके बाद से वो भोले बाबा का बहुत जिक्र करते कि भोले ने मुझे निकाला यहाँ से। करेक्ट।
आपको मैं बता दूं कि ये कुछ वो नहीं था, ये भी यही था इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने। अब आप ध्यान से देखिए, इल्यूमिनाटी आप मैं ये नॉर्मल जो लोग हैं उनको नहीं, इल्यूमिनाटी ज्वाइन करवाता है सिर्फ 3 प्रकार के लोगों को। एक, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहता है, जिनकी लोग सुनते हैं। मुझे एक बार क्या हुआ था कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े, तो फिर मैंने एक अच्छे उद्योगपति थे, हमारे दोस्त थे, तो हमने उनसे पूछा कि यार मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स है, 10 गुना फॉलोअर्स, उनके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, वही चीज मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे क्यों पड़े। तो उन्होंने मेरे को एक चीज समझाई, अभिषेक उनके फॉलोअर्स हैं, तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। सुनने में तो अच्छा लगा लेकिन डर भी लगा कि ठीक है ये वाली चीज़ है, तब से लीगल टीम और ये सब बनाई गई। तो पहली चीज़ ये हुई, तो जिनका इन्फ्लुएंस है। अब आप देखिए मेन स्ट्रीम पौराणिक काल से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है म्यूजिशियन के, क्योंकि हम सबके गाने सुनते हैं, वो गानों से ही सारी चीज़ें बताते हैं। माइकल जैक्सन ने एक गाना लिखा था जो आज भी 16 साल पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है, दे डोंट केयर अबाउट अस, बहुत ही फेमस गाना है। लोगों को तब समझ में नहीं आया वो किसकी बात कर रहे थे, वो एप्स्टीन फाइल, इल्यूमिनाटी, इन सारी चीज़ों के। उनके लिरिक्स आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि ये लोग आपको बताना नहीं चाहते, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, आपका दिमाग खराब करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वहां पर बोली गई हैं। माइकल जैक्सन तब। तो म्यूजिक एक बहुत बढ़िया जरिया होता है। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश के एक पंजाबी बहुत ही फेमस पॉपुलर सिंगर है जिनके कॉन्सर्ट भरते ही जाते हैं। वहां पर मेरे खुद के कुछ जब मित्र गए, उन्होंने बोला यार गाना वाना तो गाते हैं, वो बढ़िया गाते हैं, वो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हर बार कभी ऐसा इशारा कर रहे हैं, कभी ऐसा, बहुत अलग अलग, और बोले समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मैसेज। अब आप देखिए, अगर किसी ने NLP पढ़ी हो थोड़ी बहुत, किसी ने सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा हो, तो ये छोटे छोटे मैसेजेस भी किस प्रकार से आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं आपको समझ में भी नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ या थर्ड आई का सिंबल है। एक बात बताइए, एक घर के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, एक घर में चोरी होती है, चोर रास्ते में ही पकड़ा जाता है, वो बोलेगा मैंने चोरी करी है, सामान मिल गया तो मान जाएगा, अदरवाइज तो ये बोलेगा ना नहीं। तो कोई भी नहीं मानेगा ये वाली चीज कि हम कर रहे हैं या हम इसके पार्ट हैं। लेकिन आप एक कॉमन पैटर्न नोटिस कीजिए, कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, नहीं हो रहा, अचानक से 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाता है। आप खुद देखिए, हनी सिंह की भी अगर हम बात करें तो हनी सिंह का एक गाना था, उनके लिरिक्स तो पहले बड़े अजीब ही होते थे, वीड पिला दे सजना करके एक गीत था, लेकिन उस पे उसका वीडियोग्राफी आप देखिएगा किसको डेडिकेट किया, किसको डेडिकेट पता है, सैटन, शैतान को पूरे। और उस समय मैं बोलूंगा वीडियो बहुत सही है, सब कुछ है, मैं खुद उससे प्रभावित इन द सेंस, मेरे को अच्छा लगता था कि यार इंडिया में इस लेवल का बन रहा है। लेकिन बाद में हनी सिंह ने खुद ने इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने कुछ गलत चीजें करी हैं, पार्टीज गेटिंग हार्ड करके मैंने कहा उसमें मैं बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा हूँ। सो वो ना बोल के भी काफी चीजें बोल रहे हैं, पूरी चीजें नहीं बोल सकते क्योंकि उनको भी उनकी जान प्यारी है। बड़े बड़े जब पॉप स्टार्स को दिन दहाड़े कुछ किया जा सकता है तो कोई भी इस तरह से सेफ नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं वो पूरी बात नहीं बोल रहे, लेकिन आधी अधूरी बातों में भी उनने बयां किया है। तो आपके सवालों का एक ही जवाब है, इल्यूमिनाटी होता है। इल्यूमिनाटी आम इंसान ज्वाइन नहीं कर सकता, सारा स्कैम चल रहा है। जो भी बोल रहा है मेरे को पैसा दो, मैं तुमको वेबसाइट पे, तुमको इल्यूमिनाटी, नहीं, इस प्रकार से नहीं चलता। या तो आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, या तो बहुत पैसे वाले हो, या तो पॉलिटिक्स में हो। ये 3 चीजें, बिकॉज इन तीनों का ही काम होता है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस। पैसा बहुत हो तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या तो आप आर्टिस्टिक टाइप के हो तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक सोसाइटी थी फ्री मेसन सोसाइटी। फ्री मेसन सोसाइटी आर्टिसंस लोगों के लिए थी। ये एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, जितने आर्टिस्ट लोग थे, सिंगर लोग थे, एक समय पे वो बोले हम दुनिया को एंटरटेन करते हैं पर हम कैसे होंगे, क्योंकि आर्टिस्ट लोग थोड़े से वो रहते हैं। तो उन्होंने बोला हमारी ये होगा, इसमें सब अतरंगी चीजें होंगी। लेकिन बाद में उसमें कुछ बिजनेसमैन वाले घुस गए, क्योंकि वो स्पॉन्सर करते थे, तो उसकी ना प्रथा थोड़ी सी हिल गई। तो ये लोग वहां से भी साइड उड़ गए। और मुझे जान के हैरानी थी कि फ्री मेसन में ये बोला गया कि फ्री मेसन में हमारे देश के भी काफी पुराने, जिनको हम फॉलो करते, तो मैं किसी का भाव हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बड़े बड़े कुछ संत लोग भी इसके एक भाग थे। तो फिर सोचने पे मजबूर होता है, क्या शायद हम इसी के लिए उनको फॉलो करते थे कि उनको सारी कलाएं पता थी, सारी चीजें उनने सीखी थी सोच समझ के। डिज्नी हम सबको पता है, बाहर सब विदेश में जाते हैं कि भाई डिज्नी में हम एंजॉय करेंगे, बट बहुत कम लोगों को पता है कि डिज्नी में भी एक ऐसा द्वार है जो 32 साल में एक बार खोला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके अंदर इन सारे लोगों की मीटिंग होती है। आज भी उसके लिए एक पाइपलाइन लगी है, आप ऐसे ही उसके मेंबर नहीं बन सकते। उसके अलग अलग चीजें हैं कि जैसे आपके पास एटलीस्ट 150 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, आपका कनेक्ट होना चाहिए वाया, क्योंकि उनको प्राइवेसी भी चाहिए ना। एक बंदा बाहर जाके अगर कुछ बोल दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो दुनिया बड़ी विचित्र, और विचित्रता की अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोचिए, हमारे भारत में ही कितने एग्जाम्पल है। हम बोलेंगे कि हमको तो किसी चीज पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो A to Z हर लेवल पे आप जाएंगे आपको विश्वास नहीं होगा। आप एक चीज बताइए,
कुछ चीजें ना साइंस और लॉजिक प्रूफ नहीं कर पाता है। जैसे हम आस्था की अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे हम हैं उड़ीसा के, तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी अब जाएंगे, जगन्नाथपुरी में आज वो झंडा क्यों दूसरे तरफ लहराता है, लॉजिकल कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों 13 वर्ष में एक बार जगन्नाथपुरी में हमेशा पूरे सिटी की लाइट बंद की जाती है और श्री कृष्ण जी का हार्ट चेंज किया जाता है वहां पर उस वुड से, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक होता है, आर्क रिएक्टर जैसे, जैसे आयरन मैन मूवी में हमने देखा यहाँ पर लगाए रहते हैं, वो इतना होता है कि वो वुडन वाली चीज मेल्ट होने लग जाती है और उसमें भी सारे पंडित लोग अपने आंखों पे पट्टी बांधते। इसको भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये क्यों होता है। द्वारका को जो पहले कुछ लोग कहते थे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, 1940s और 60s में जब स्कूबा डाइवर्स नीचे गए और वहां से वो सारा अंश और सारा डिट्टो मैप लेके आ गए, तो वो लोग हैरान थे। वृंदावन जब हम जाते हैं, वृंदावन में अगर आप जाके देखते हैं तो वहां पर जो गार्डन है, वहां पर आज भी संध्या को, आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस किस्सा है कि कृष्ण और गोपियां वहां पर नाचते हैं और लोगों ने वहां पर सेब फल सब कुछ रख के देखो। और जानवर क्यों भाग जा रहे हैं? चलिए इंसान को समझ में आता है, सारे जानवर भी, क्योंकि उनके अंदर भी वो उतना सेंस है। तो बहुत सारी चीजें, तो आप जनरल, आप अगर जैसे नॉर्थ में अपने हिमाचल तरफ पे जाएंगे, ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला जो हमेशा जलती रहती है, क्योंकि आप देवी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप सोचिए साइंस आप लगाने, और ये साइंस देखने भी आया था, आपको पता है बहुत बड़ी ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज आई थी चेक करने के, हो सकता है कुछ गैस हो, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे देश के एक संत हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूं तो लोग बता सकते हैं, वो संत 30-30, 40-40 दिन कुछ नहीं खाते थे। एम्स के डॉक्टर आके चेक किए, तब वो खुद हैरान थे कि इनका हार्ट बीट भी सही है, सब कुछ सही है। वो बोलते थे देवी मुझे शक्ति देती, देवी की अग्नि से मुझे शक्ति मिल जाती, मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिमालय पे जाते हैं, एक आर्मी वाला दूर से देखता है, एक जन बोलता है बोल बम बोल बम बोल बम। ये ठंड में इतने बड़े जैकेट पहने, वो बेचारे कोई वस्त्र नहीं पहने हैं और बोल बम बोल रहे हैं। और नॉर्मल हम तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे वैसे, -30 सियाचिन में अगर -30 पे चले जाएं। हैट्स ऑफ टू ऑल द आर्मी पीपल जो ये सब चीजें करते हैं, बट आप सोचिए ये कर रहे हैं। अब साइंस इसको कहां से समझाएगा? नहीं, हाँ कुछ लोग होंगे तेज, वो उसको भी फिजिक्स थोड़ा सा लगा के बताएंगे। तो मैं कहता हूं भाई फिजिक्स अगर लगाना है तो ये बताओ, अगेन भोले बाबा की तरफ से ही आ रहा है, कैलाश पर्वत से जो ये टॉप 100 बड़े पर्वतों पे भी नहीं आता है, 6800 मीटर्स के आसपास का कुछ होगा, इससे कहीं गुना ज्यादा बड़े पर्वत है। आज तक कोई भी उसके ऊपर क्यों नहीं, अभी तो चलिए उसको रोक के रखा है चाइना ने, बट उससे पहले भी कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, सब चढ़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि साइंस बहुत सारी चीजें प्रूफ नहीं कर सकता है। एक्चुअली साइंस लिमिटेड है। हमारा जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचिए, एक सिंपल सा मैं आपको देता हूँ, ऑडियंस को भी देता हूँ। अगर मैं आज से 20 साल पहले आपको ये कहता कि आप सिर्फ एक फोन को ऐसा रख के आप बोलते कि यार मुझे ये बताओ कि लड्डू कैसे बनाते हैं, क्या वो बता पाता? आपका उत्तर आता नहीं। आज ये हो रहा है। आज से 35 साल पहले मैं कहता कि एक दिल किसी और के धड़कन दिल पे लगाया जा सकता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं। हो रहा है, ठीक है। आप किडनी इधर से उधर, कोई नहीं मानता, हो रहा है। ये हमारे पौराणिक काल में हो चुका है। सुश्रुत हमारे पहले सर्जन थे, उनने फेस ट्रांसप्लांट बनारस में किया हुआ है, उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है। उनसे भी बड़े, अगर आपको साइंस ही लगाना है, एडवांस साइंस दिए कि धीरे धीरे हमको ये चीज समझ में आ रही है। जैसे 35 साल में ये समझे, वैसे ही आने 35 साल में अगर हमारे सर भी एक से दूसरे पे लग जाए, एआई के थ्रू लोग कह रहे हैं कि रोबोटिक्स और एआई के थ्रू काम शुरू हो गया है, इंसान के हाथ में शायद उतनी क्षमता अभी नहीं है, तो रोबोट से शायद हेड ट्रांसप्लांट भी हो जाए। अगर आप देखेंगे श्री गणपति जी, अगर टेक्निकल टर्म्स पे, श्रद्धा के साथ मैं कह रहा हूं, तो अगर आपको साइंस से भी देखना है तो ये कितने पौराणिक 4.5 लाख साल पहले भी शिव जी ने करा हुआ है। तो पॉइंट ये है, अब कुछ लोग इस पे ऑफेंड होने का नहीं, मैं कह रहा हूं आप जिसको साइंस कह रहे हैं वो सुपर साइंस है, जो शायद हमको समझ में। एडिसन ने जब पहली बार कमर्शियली अपना बल्ब एक रूम पे जलाया, वो जेपी मॉर्गन का घर था, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, बड़े बड़े समझदार, पढ़े लिखे, हार्वर्ड वार्वर्ड सब जगह पढ़े होंगे ये लोग। उन्होंने पहला शब्द क्या कहा था पता है? चमत्कार। इलेक्ट्रिसिटी को देख के ना चमत्कार। आप सोचे सबसे पढ़े लिखे इंसान ने भी पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी देखी, उन्होंने चमत्कार बोला। और आज हम तो डे टू डे ये लाइट जल रही, सब जल रही, नॉर्मल कह रहे हैं। यही चीज होती है। आज से 30-40 साल बाद जब हेड ट्रांसप्लांट होगा तो बोलेंगे ये साइंस है। भाई साहब ये साइंस प्रूफ हो चुका है, पहले हो चुका है, सब हो चुका है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर हम लोग ना हमारी ही सनातन धर्म में जाके झांकेंगे, जाके हम प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजें। मैंने अशोका जी का बताया, इल्यूमिनाटी का एक एग्जांपल वहीं से आ गया। सारी चीजें हमसे ही ली गई हैं। क्या कोई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया हुआ है
और शायद आपको पता है और हमें नहीं पता है। देखिए, एक हीरोइन है, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों को टेस्ट करते हैं, हीरोइन है, उनका अभी अभी कुछ समय पहले बेबी भी हुआ है, ठीक है। और नहीं, वो आप जो समझ नहीं, मैं थोड़ा सा पिवट कर देता हूँ। उनके जो हस्बैंड है, अब इससे समझ आएंगे, बड़े मनचले हैं। ओके। हाँ, अब आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से हैं काफी सारे लोग। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी जी। तो ये देखिए बेसिकली क्या रहता है कि बट ये चीज जो लोग सोच रहे हैं, इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लूं क्या सर, सैटनिज्म ज्वाइन कर लूं, मैं बोलूंगा नहीं। देखिए, दो शक्तियां होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको जो पॉजिटिव है ना, इसको जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्टिंग की दुनिया से बोलूं, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी आपको। कष्ट बाधाएं जरूर आएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट। नेगेटिव आपको शॉर्ट टर्म गेन दे देगी लेकिन वो आत्मा के लेवल पे आपको बहुत बड़ा डैमेज कर देगी। ये अभी अगेन लोग नहीं समझेंगे। जैसे वो 3 साल वाला प्रोसेस होता है मेरे केस में, 3-4 साल, इसमें शायद ज्यादा समय लग जाए क्योंकि आत्मा की बातें लोग कर नहीं रहे। यहां पर आप अपना सोल बेच देते हैं, आत्मा बेच देते हैं, और आपको पता नहीं है कि आपके शरीर से ज्यादा वैल्यू किसी चीज की होती है तो वो आत्मा की होती है। तो ये अब थोड़ा डीप जाएगा तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि इल्यूमिनाटी हो गया, सैटनिज्म हो गया, यहां पर आप गलत चीज को अपना सोल, अपना वर्शिप सारा बेच दे। एंड जो वो फेम देते हैं वो कितने टाइम के लिए होता है? क्योंकि जैसे आपने जिनका सिंगर का नाम लिया वो अब इतना नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप उनके विरुद्ध जाने की कोशिश कर लो या उनके मास्टर प्लान का हिस्सा बनने से आप हट जाओ। जैसे मैं आपको बताता हूं, पुणे की अगर मैं बात करता हूं, पुणे में एक सैटानिक चर्च है। पूरे देश में आई थिंक सो 2 या 3 ही सैटानिक चर्च है। एक होता है चर्च होता है जहां पर हम जीसस यीशु को मानते हैं, और एक होता है सैटानिक। ये सैटानिक चर्च रात को ही खुलता है और कुछ स्पेसिफिक डेज पे ही खुलता है। इधर की कितनी आदतें गलत है आपको मैं बताऊंगा ममता जी, तो आप हैरान हो जाएंगे। इसमें पता है क्या कराते हैं इस चर्च पे? ये जो सैटानिक चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ईश्वर का बहिष्कार करना पड़ता है। उसके लिए उनकी मूर्ति सामने तोड़नी पड़ती है, आपके जो ग्रंथ है उसके ऊपर पी करना पड़ता है, तब जाके मतलब टेक्निकली आप चैलेंज कर रहे हो कि अब मैं तुझे नहीं मानता हूं किसी तरीके से। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी पवित्र जगह पर किसी जानवर की बलि काट कर उसका खून वहां पर फेंकना पड़ता है। पुणे के आप अगर न्यूज़पेपर कुछ पढ़ेंगे 2014, 15, 16 के आसपास, तो आपको कुछ इंसिडेंट्स दिखेंगे जिसमें पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, कुछ युवा पीढ़ी लोगों को। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर करवाते हैं। तो ये जिस एरिया में है, पुणे के लोग शायद समझ जाएंगे कौन सा एरिया है। तो मेरे इधर से, मैं जहाँ पर रहता हूँ पुणे में, वहाँ से ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ उसी के पास में मेरा एक मित्र रहता था। आर्मी का एक एरिया जाता है थोड़ा उसके आसपास से, और मित्र के एरिया। उसने बोला कि यहाँ पर जो चीज़ है, क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ सैटेनिक एक चर्च है वहाँ पर। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो और इधर बहुत सारी गतिविधियां, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां यहाँ पर लगी रहती हैं, इस प्रकार से बात करी गई। तो फिर मैंने बोला अच्छी बात है। और वहां पर उसने कहा था कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी देखे गए थे। तो आप सोचिए इसमें सीन क्या होता है। उन्होंने गलती कर दी, लेकिन जब इंसान को समझ में आती कि गलती कर दी, अब इधर से निकलना है, तो वो निकलना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या जान भी चली जाती है? चले जाती, गई भी है। कुछ सिंगर्स, आप देखो कुछ पॉप स्टार्स बाहर के भी, मैं काफी सारे नाम है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। अचानक मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता, लापता हो गए, अचानक मृत्यु हो गई, जबकि बिल्कुल चरम सीमा पे थे और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये भी चीज होती, इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि पॉजिटिव साइड माना आपको परिश्रम करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है, लेकिन ये आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके परिवार वालों के लिए भी। क्योंकि जो आप कर्म करेंगे ना, वो आपको लगता है कि भाई मैं इस जन्म में कुछ भी कर लूं वो चलेगा, वो ना डेबिट क्रेडिट ऊपर वाला। आपने कुछ गलत सोच भी लिया ना ममता, ये मेरे को एक गुरुजी ने सिखाया था, काफी गुरु से मिलता हूं, उन्होंने बोला अभिषेक तुम कुछ किसी के लिए गलत सोच भी लेते हो ना, वहां पर खाते में लिख दिया जाता है। तो सोचना भी नहीं है, आप अच्छा सोचो। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अच्छा एक बात बताइए कि आजकल सोशल मीडिया में तो कोई भी एनोनिमस होकर कुछ भी किसी को भी बोल देता है। बोले उनको भी नहीं पता वो अपने ऊपर नेगेटिव क्या लेके जा रहे हैं। और ये वन ऑफ द, क्योंकि देखिए हम भी गलतियों से सीखते, तो फिर मैंने भी सीखा कि हाँ ठीक है, अपने को फैक्ट्स बताना है, अपने को जो पता है वो बताना है, लेकिन किसी को भी नीचा या किसी के लिए गलत नहीं सोचना कि तुम गिर जाओ, तुम मर जाओ। इस प्रकार के जो लोग सोचते हैं, आप देखिएगा उनकी लाइफ बहुत एंगल से हिली पड़ी रहती है। उनके घर पे पैसा नहीं आ रहा, उनकी नौकरी नहीं लग रही, और वो फ्रस्ट्रेट और हो रहे हैं। और इसी प्रकार के लोग दुर्भाग्यवश एक समय पे मेंटल इलनेस के चक्कर में अपना आत्महत्या त्याग देते हैं। जैसे आपने कहा इल्यूमिनाटी क्या बिग बॉस जैसे है, वो भी एक आई का सिंबल है।
तो बिल्कुल। क्या आप देखिए कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए बिग बॉस सीरियल एक अलग हो गया, उसको मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन वो आई का सिंबल डेफिनेटली इल्यूमिनाटी के पार्ट में आता है, एक पिरामिड का सिंबल इल्यूमिनाटी के पार्ट में आता है। कुछ देश की करेंसी में भी ये देखा गया है, कुछ देश की करेंसी में भी, तो ये बताता है कि कितने डीप लेवल पे ये सारी चीजें रूटेड है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो सारी चीजें हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसका अंश आपको हर जगह पर दिखने को मिलता है। मैं कुछ आपसे नाम लूंगी, आप जितना हो सके हिंट दे दीजिएगा। क्या कोई खान, फेमस खान जितने भी हैं, क्या कोई खान कनेक्टेड है इल्यूमिनाती से? देखिए कुछ लोग मानते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछोगे मेरी रिसर्च के हिसाब से नहीं है, नहीं है। ये शॉकिंग लगा होगा आपको, बट नहीं है। मैं बताता हूं। क्या कोई कपूर कनेक्टेड है हाँ, इल्यूमिनाती से? हाँ। फीमेल और मेल? अरे ये तो बहुत आप स्पेसिफिक हो जा रहे हैं। थोड़ा सा हिंट आप दे दीजिए, लोग कमेंट करेंगे। दोनों? दोनों। ओके। क्या कोई पॉलिटिशियन कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और पॉलिटिशियंस कुछ अलग लेवल पे कनेक्टेड है, इन द सेंस अभी हाल फिलहाल में जब मैं उत्तराखंड के एक ट्रिप पे था, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि कुछ पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं अपने शोहरत को बनाए रखने के लिए, अपनी सारी सत्ता को बनाए रखने के लिए, जो आप और हम सोच नहीं सकते। वो अलग अलग तरीके के, जैसे हम लोग साधना अगर करते हैं, वो उसका रिवर्स नेगेटिव फॉर्म वाला बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको नोट देता हूँ जो शायद आपके ऑडियंस को अब समझ में आएगा। आप कभी भी देखिएगा जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो अपने लाइफ में भयंकर तरीके से सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एक सैक्रिफाइस देना पड़ता है। उनके फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होता है जो उनके बहुत समीप होता है, वो सही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें परेशानी होती है। आप नोटिस कीजिएगा, सबके केस में सफर कर रहा होता है, सफर कर रहा है, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट चल रहा है। आप अगर उसका सारा डेबिट ले रहे हो हर जगह का, तो कुछ तो हो रहा है। तो ये आप नोटिस कीजिएगा। वरना आप खुद सोचिए ना, कभी कभार नहीं लगता दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग, इनके साथ लाइफ में तो सब कुछ सही होना चाहिए, A to Z, चाहे वेल्थ बोलो, चाहे हेल्थ बोलो, प्रोस्पेरिटी बोलो, सक्सेस, सब सही होना चाहिए, लेकिन कोई एक एंगल हिला रहता है। ये आप नोटिस कीजिएगा। आप नीम करोली बाबा के पास गए हैं? कभी गए हैं नीम करोली सरकार? मैं कैची धाम गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं गया हूँ नीम करोली बाबा तो अपना देह त्याग दिए थे, बट बहुत प्यारे प्यारे किस्से हैं। जो आप गए हैं वहाँ पे? नहीं। अरे आपको पर मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब भी मैं कुछ मुसीबत में होती हूँ ना, मेरे साथ ये अभी स्टार्ट हुआ है 1 साल से, जब भी मैं कोई मुसीबत में हूँ, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेज फॉलो करती हूँ, कुछ भी नहीं, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि बहुत कम फोन यूज करती है, बहुत कम स्क्रीन टाइम, बहुत कम होता है, लैपटॉप ही होता है, मतलब वो भी मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए। तो जब भी कोई मुसीबत है और मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऐसे ही फोन चलाऊंगी, इंस्टाग्राम, उनका मैसेज मेरे सामने आ जाएगा, रील 100%। एंड सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि उसमें वही लिखा होता है जो मैं सोच रही हूँ। और एक और चीज, उसमें लिखा होता है बेटी, बेटी तू अभी ये सफर, मतलब वो पूरा मैसेज मेरे लिए होता है। और वो बता भी देते हैं कि इतने टाइम तो रुक, तेरा हो रहा है, टाइम भी देते हैं। ये मेरे साथ, मतलब मेरी ऑडियंस शॉक होगी, मेरे साथ ये चमत्कार नीम करोली बाबा का हो रहा है। और मैं हर बार कहती हूँ कि ठीक है मैं आऊंगी, मैंने भी कोई मन्नत मांगी हुई है, मैं आऊंगी, पर ऐसे आऊंगी। ये एक्चुअली बाबा जी के बुलावे ही हैं। जी जी जी, ये इशारे हैं बिल्कुल। और वो ऐसा रहता है कि बाबा जी बुलाएंगे तो ही आप जा पाएंगे, वरना आपके प्लान कैंसिल होंगे, सब होंगे। आप जिस दिन पहुंच गए, आप समझ जाओ उस दिन आपको बुलावा आया है प्रॉपर, वरना आप जितना भी प्लान कर लो, आखिरी मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो ये है। देखिए किस्से बहुत सारे हैं, मैं 1-2 बताता हूँ, बाकी अगर लोग कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे तो हम दूसरे पार्ट में एक और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे आपने परेशानी की बात करी, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा किस्सा है। एक विदेशी महिला थी जो कि विदेश में ही थी, यूएस में थी। तो वो एक बार इंडिया आई हुई थी और इंडिया के बाजार में नॉर्थ वॉर्थ सब घूमी थी। तो वहाँ से उन्होंने कैजुअली, उनको बाबा जी की फोटो देखी, उनको नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं, उन्होंने उठाया और चले गए थे। अब विदेश में क्या हुआ, ये महिला को किडनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेलियर हो गया। तो ऑपरेटिंग थिएटर पे वो गई, उनके पास उनके घर वाले भी नहीं आ रहे थे, कोई नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने मात्र वो जो फोटो थी वो अपने जो साइड में टेबल होता है उसके ऊपर रख दिया और उनका ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन काफ़ी सीवियर था, मतलब उनको डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर आप ये ऑपरेशन करा रहे हो, बचने के आसार बहुत कम है। तो बोले अच्छा
ठीक है बट आप कीजिए, बिकॉज और कोई उपाय नहीं है तो आप कर लीजिए। तो ऑपरेशन चला 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 चला, उनको हमेशा लगता था कि कोई कमरे में आ जा रहा है, उनको पता नहीं रहता क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ है, होश नहीं है। 7 दिन बाद उनको होश आता है और डॉक्टर्स आके, भाई आपके वाइटल्स एकदम नॉर्मल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही हो गया है, और आपसे, आपके परिवार में से सिर्फ एक ही जन आपके दादाजी मिलने आते थे। तो बोले मेरे तो दादाजी है ही नहीं। तो बोले ये जो फोटो जिनकी है ये आपके दादाजी नहीं है? तो बोले नहीं। बोले ये रोज आते थे और आपके सर पे हाथ फेरते थे, एंड इनको फिर ध्यान आया, बोलती थी तू चिंता मत कर बेटी, तू सही हो जाएगी, इंग्लिश में उनको जाता था। और फिर उसने पता लगाने, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, पता लगाया अरे कौन है ये, तो उनको पता लगा नीम करोलीबाबा। और जैसे ही वो आश्रम आई मिलने के लिए, तो बोले बेटी तुम ठीक हो गई, ये उनको पता था। तो किस्सों की तो कमी नहीं है। एक बार क्या होता है कि बाबा की तो इतने चमत्कार है ना, आप कैंची तरफ जाएंगे तो आपको हर जगह ऐसे ही भीड़ नहीं लगती। वहाँ पे सब लोगों ने साक्षात देखा है कि किस प्रकार से ये होता है। जैसे एक और किस्सा हुआ था कि उसमें क्या होता है कि जब बाबा उस समय पे इतना डेवलप नहीं हुआ था एरिया कैंची का, तो हर कोई चाहता था कि एक बाबा जो है वो हमारे घर पे आके कुछ समय रुके, क्योंकि एक संत अगर घर पे उनके पैर पड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी एक फैमिली थी जिनका बेटा बाहर रहता था, वो आर्मी में था, तो वो जंग लड़ते थे, और ये तब की बात है जब मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, पोस्ट कार्ड और ये सब चलता था। तो बोले ठीक है। तो बाबा जी क्या हुआ, यूजुअली वो जाते नहीं थे क्योंकि उनको फॉलो करना, हनुमान जी के भक्त थे, तो नॉनवेज नहीं होना चाहिए घर पे, शुद्ध होना चाहिए, प्योर, बिकॉज उनके पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही नहीं किसी के भी घर पे चले जाएंगे। तो ये एक दिन इन्हीं को खुद से बुलाया, हस्बैंड वाइफ को, और बोला कल रात को आ जाना मुझे लेने के लिए, मैं आप लोगों के घर पे रुकूंगा। एकदम खुश कि भाई चलो ऐसा हो सकता है हमारा पैरामीटर फुलफिल हो गया है, तो ऐसा है। और बाबा जी ने एक कंडीशन रखी कि बोले वो जो नीचे एक कमरा है तुम लोगों का, इन्होंने बताया था कि हमारा नीचे ऊपर है, बोले वहां पर मेरा अरेंजमेंट करना, मेरे लिए एक शॉल ला के देना, ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है और नॉर्थ में ठंड रहती है, तो और तब तो हीटर वीटर का भी सिस्टम नहीं रहता था। बोले वो ला के देना, और कंडीशन ये है कि रात को कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरा दरवाजा नहीं खोलोगे। तो बोले ठीक है बाबा जी आइए। तो गए, बाबा जी को लाए, बाबा जी गए, कवाड़ बंद किया, हल्का सा कुछ सेवन किया, कवाड़ बंद किया, और ये हो गया। अब रात को जब पति पत्नी सो रहे, रात के 1-2 बजे बाबा के रूम से बहुत चीखने की आवाज आ रही है, जैसे बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, कष्ट में है, चिल्ला रहे हैं वो। अब ये लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि क्या हो रहा है, क्या करें। अब लग भी रहा है श्रद्धा के भाव से जाएं, ये भी नहीं जाए, कुछ नहीं। और थोड़ा सा पति ने जाके कोशिश किया कि चलो खिड़की से थोड़ा ताक के देखो, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, बाबा ने मना किया, नहीं कर सकते हैं, क्या पता इनको कुछ बुरा लग जाए, तो चले गए, पर वो सो नहीं पाए। अब प्रातःकाल 5:30 की उठ गए बाबा, 5-5:30 बजे। अब वो कंबल लिए उठे, और जैसे उन्होंने किवाड़ खोला, ये लोग बाहर ही खड़े दोनों, और बाबा एकदम नॉर्मल। तो बोले बाबा क्या हुआ था आपको? कुछ बोले नहीं। बोले एक काम करना, बस एक कंबल लेना और उसको गंगा पे बहा देना, ठीक है, जो जाके। तो बोले ठीक है। जैसे ही वो उन्होंने कंबल पकड़ा, तो कंबल यूजुअली क्या आधा किलो का होना चाहिए, 500 ग्राम आधा किलो, वो ऐसा लग रहा था 25 किलो का कंबल, 20-25 किलो। अरे बाप रे। बोले और इसको कहीं नहीं देखना है, सीधे जाके माता को चढ़ा देना, गंगा माँ को, और वो चलेगा। अब इनको कुछ समझ में नहीं आया, आशीर्वाद दिया, बोले अब सब ठीक रहेगा। जब उन्होंने ये चढ़ाया वहां पे, ठीक है, अभी चढ़ाने नहीं गए थे, अब वो जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हो रहा है। बट जैसे ही चढ़ाने गए ना, तो बहुत सारे मेटल के वहां पे पार्टिकल निकले, मेटल के गोल गोल बहुत सारी चीजें निकली और धूल निकली, और वो पूरा, वो पता नहीं कहां से, कंबल में लग नहीं रहा था कुछ होगा, लेकिन सब निकला। जैसे ही वो घर आए, उनकी बीवी ने बोला, उसके एक हफ्ते की बात है, एक लेटर आया हुआ। तो बोले अच्छा। लेटर इनके बेटे का आया था। बेटे ने लिखा हुआ था कि हम पे अचानक से सामने वाली पार्टी का हमला हुआ था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, 100 लोगों ने मुझे घेर लिया था। अचानक से एक आकृति आई, बाबा जैसे दिखते थे, और वो कंबल लेके आया, और उन्होंने कंबल ऐसा फेरा कि सामने सारे दुश्मनों ने हम पे गोलियां चलाई, गोलियां खत्म हो गई, लेकिन मुझे एक गोली नहीं लगी, सारी उस कंबल के अंदर ही रह गई। और तब इनको समझ में आया कि बाबा एक जगह रह के भी 2 स्थान पे रह सकते थे। बाबा उनके बेटे को बचाने के लिए, उनकी श्रद्धा देखने के लिए घर पे आए थे। तो ये बाबा ही थे जिन्होंने, फिर उन्होंने समझा कि यार ये तो बाबा का कमाल है। क्या सच में वो हनुमान जी का अवतार थे?
काफ़ी लोग कहते हैं वो खुद हनुमान जी के अवतार थे, काफ़ी लोग कहते हैं वो भक्त हैं। मेरे हिसाब से देखिए आस्था का प्रश्न होता है, कुछ लोग कहेंगे कि दोनों हैं। हम अगर सिर्फ ये भी माने कि एक बहुत बड़े पुरुष थे जिनके बहुत उनका आशीर्वाद अगर बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो मेरे हिसाब से उतना भी काफ़ी है। लेकिन हाँ, वहाँ के अगर लोकल से पूछा जाए तो काफ़ी लोकल्स कहते हैं कि हनुमान जी का ही वो साक्षात अवतार थे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक और, जैसे उनका एक बहुत ही प्रचलित किस्सा था जिसके चक्कर में आप जो ये पूछ रहे हैं ना कि हनुमान जी ही थे, हनुमान जी थे चिरंजीवी, अभी भी कहते हैं हमारे साथ हैं, और उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं। हनुमान चालीसा में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, असंभव चीज़ें संभव कर दें। तो एक बार क्या होता है, बाबा जी जा रहे होते हैं तो वो गांव में बोल के जाते हैं, एक गुफा है, मैं उस गुफा के अंदर ध्यान मग्न होने जा रहा हूँ, कृपया करके कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर डिस्टर्ब करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। गए, बाबा जी ने कहा था कि मेरा जैसी ही साधना खत्म होगी मैं आ जाऊँगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। कुछ गांव वाले डर गए कि बाबा जी की उम्र भी हो गई है, क्या पता कुछ हो, और उस गुफा के अंदर पता नहीं कोई जानवर घुस गया हो। ये तब तो लाइट वाइट का सिस्टम नहीं था। तो एक 22-23 साल का लड़का था, उसने अपने अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रख के बोला मैं जाता हूं अंदर। और वो जैसे ही अंदर गया वो बाहर आके फेंट हुआ और मर गया। तो इतने में पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर बाबा चल के आए अंदर से और उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ सर पे हाथ फेरा और बोला अगले बार से अगर मैं कोई साधना करने जा रहा हूँ, इंडिकेशन दे रहा हूँ, भगवान को याद करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके वो डिस्टर्ब, मतलब कोई आए ना, मैं सही रहूंगा। और वो चले गए। हाथ जैसे ही फेरा, उसकी पल्स नहीं चल रही थी, पल्स चलने लग गई, वो जिंदा हो गए। लोगों ने तभी कहा ये तो ईश्वर ही हो सकते हैं, हनुमान। फिर इससे पूछा गांव वाले ने, तुमने क्या देखा? बोले मैं तो अंदर घुसा, अंधेरा अंधेरा था, मैं एक चीज देख के हैरान हो गया, मेरे को बाबा दिखे, लेकिन बाबा कहीं बैठे नहीं थे, वो हवा में थे और हर जगह सर्प थे, सांप थे जिन्होंने घेरा हुआ था, लेकिन कोई उनको काट नहीं रहा था। हजारों सांपों ने उनको घेरा था और केवल उनका चेहरा दिख रहा था और वो कोई ध्यान कर रहे थे। वो देख के मैं बहुत डर गया और वो डर डर के चक्कर में एक तरीके से कह सकते कार्डियक अरेस्ट या शॉक वाला चीज उनको हो गया था। बट बाबा ने उनको, तो तब से ये हर जगह पे चल गया कि बाबा के अंदर। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ नीम करोली बाबा जी के ही किस्से बताने लग जाऊंगा, और 10-15 किस्से हैं, बट अगर लोगों को सही में पसंद है हम पार्ट 2 पे इसको कहीं ना कहीं कवर करेंगे जी। आजकल जितने धर्मगुरु हैं, क्या सच में कोई ऐसे संत हैं, जैसे हमने नीम करोली बाबा का जैसे कि सिर्फ हाथ फेरने से ही हो जाता था, क्या आज के टाइम पे जितने भी धर्मगुरु हैं, है कोई ऐसा सच्चा संत? देखिए अगेन ये आस्था का मामला होगा। मुझे लगता है एक प्रेमानंद महाराज मुझे अवश्य लगते हैं। मैं बताता हूँ उसके 3 रीजन। उनको किसी चीज का मोह नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ये कह रहे हैं वो गलत है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखते हैं उनकी भी पूरी कहानी, जैसे बहुत लोगों को लगता है वो राधा रानी करते तो वो राधा रानी के भक्त थे, वो पहले तो शिव भक्त थे। जब बनारस में वो बैठते थे, शिवजी 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 करते थे, शिवजी से ही उन्होंने पूछा मार्गदर्शन कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। कहीं से इस तरह की परिस्थिति बनी कि उनको वृंदावन आना पड़ा। उनको नाटक देखने का बड़ा शौक रहता था, नुक्कड़ नाटक। तो उस समय पे एक ग्रुप था जो कृष्ण के नाटक करते थे, रामायण के नाटक। तो वो उनके साथ प्रभावित होते होते वो वृंदावन पहुंचे और तब उनको एहसास हुआ कि भाई राधा रानी ही एक्चुअली में मेरा जर्नी का एक्चुअली मेन था। तो पहली चीज जो मुझे उस पर दिखती है, उनमें मोह माया वाली चीज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि गाड़ी, भाई उम्र हो गई है और उनके भक्तों ने दिया हुआ है, वो गिफ्ट किया हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं है कि आज उनके पास गाड़ी नहीं होगी तो नहीं हो, इतने वर्ष जो व्यक्ति। दूसरी चीज आप देखिए, डॉक्टर्स बोल चुके, डायलिसिस उनका चल रहा है, डॉक्टर्स गिव अप कर दिए थे कि ये अब 3 वर्ष से ज्यादा नहीं जी सकेंगे, 14 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी वो चलते जा रहा है प्रोसेस। तो आप वो सोचिए किस प्रकार से ये करिश्मा ही है। जब साइंस फेल हो रहा है, साइंस कह रहा है कि भाई आप डायलिसिस पे हैं और आपकी किडनी फेल है, 2-3 वर्ष की बात है, और आप 14-15 वर्ष जी जा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये क्या उन्होंने कुछ ऐसा रखा हुआ कि जब तक राधा रानी दर्शन नहीं देंगी मैं शरीर नहीं त्यागूंगा? ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये उनके ऊपर है। लेकिन उनका ये मानना है, मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार के वो लेसन्स देते हैं, उद्देश्य देते हैं वीडियोस में भी, तो आपको लगेगा वो कितने सरलता पूर्वक, कितने आसानी से और सही जो वो मैसेज दे रहे हैं। चाहे वो लव मैरिज पे आप पूछ लें, चाहे सुसाइड पे पूछ लें, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल पे, किसी भी चीज पे पूछ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमानंद महाराज एक वो हैं आज के समय पे, एक ऐसे संत हैं। और हैरानी की बात है, हिंदू हो या मुसलमान,
सब उनको, बहुत कम ऐसे होते हैं जो सबको मानते हैं, लेकिन ये उनमें से थे। हमारे अगर इतिहास में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ अंश मिलेंगे, बट अदरवाइज यही एक है जो जिनको सब लोग मानते हैं। अगर जैसे नॉलेज की बात की जाए तो जैसे सदगुरु जी हैं, उनको भी हर फील्ड में हर कुछ भी क्वेश्चन करो, उनको भी बहुत डीप नॉलेज होती है। देखिए मैं तो मेरा सौभाग्य था, मैं सदगुरु जी से मिला हूँ, मैं श्री श्री रविशंकर जी से मिला हूँ, प्रभु काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस्कॉन के, उन लोगों से भी मिला हुआ हूँ, 1-on-1 भी मिला हुआ हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये लोग एनलाइटेंड हैं, मतलब ये हम लोगों से तो कहीं ज़्यादा ऊपर है। देखिए कुछ लोग बोलेंगे अरे तुम ढोंगी को सपोर्ट करो क्योंकि सारे बटे हुए हैं गुट। मैं कहूँगा यार कुछ भी कहो, अगर दिन में कोई 1 लाख गरीब लोगों को खिला भी रहा है, पशुओं को खिला भी रहा है, तुम पहले उतना कर लो, फिर बोलने की हैसियत बनाना। बोलना बड़ा आसान होता है कीबोर्ड के पीछे से लिखना, पहले कुछ तो आप कर लो। वो लोग कर तो रहे हैं, कुछ सी तरीके की तो सेवा कर रहे हैं। और ये मैंने खुद ने देखा है, मैं जब ईशा गया हूं तो मैंने देखा है गायों की सेवा हो रही है वहां पर, काफी सारे लोगों को चारा दिलाया जा रहा है। आप अगर कह रहे हो कि नहीं वो लोग तो बुलक्स को चला रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, आपने कभी जाके कथा समझने की कोशिश करी? ये वो है जिनके थ्रू कोई काम नहीं हो सकता। अगर इनको बाहर भेज दिया जाता, लोग पकड़ के काट देते, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज सही हो रही है ना, उनको एक्टिव रखा जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो आपने अगर सदगुरु की बात करी तो मैं कहूँगा कि जब मैं ईशा गया था तो वहाँ पे कुछ उन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा ध्यान लिंगम। सो ध्यान लिंगम में तो मेरा खुद का भी ध्यान लग गया था। तो मैं कहूँगा कि कुछ तो पावर्स हैं वहाँ पर, इस पे मैं वो नहीं कहूँगा। इनफैक्ट जो उनका कुंड है जहाँ पर कि मर्क्यूरी से 3 शिवलिंग बने हुए हैं, एक है सूर्य कुंड, एक है चंद्र कुंड। चंद्र कुंड लड़कियों के लिए है, सूर्य कुंड है लड़कों के लिए है। तो वहाँ पर भी मैं जब गया हूँ तो एक अलग टाइप की प्योरिफिकेशन हुई है। तो मैं ये कहूँगा वहाँ पे, जैसे ईशा का मैं एक किस्सा बताता हूँ, ये वहाँ के ही एक सदस्य जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं उनसे मेरे को पता चला था। उन्होंने कहा था कि अभिषेक यहाँ पर सबसे बढ़िया मेडिटेशन दिन में नहीं होता है, लेट नाइट को होता है। उन्होंने बोला अच्छा, बोले अगर सही में तुम डीप मेडिटेटर हो और यहाँ पर अगर तुम ध्यान कर रहे हो, तुमको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है तुम्हारे साथ 100 और अलग एंटिटीज, इंसान नहीं बोला, एंटिटीज भी शायद ध्यान कर रही होंगी, बड़ी बड़ी फिगर्स, बड़े बड़े महात्मास, इन सब की शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ कर रही होंगी और तुमको एहसास होगा इस चीज़ का। और मैंने बोला फिर रात को क्यों? और लॉजिकल, अब साइंस का माइंड आप लगाइए, दिन भर में काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई हम ईशा को फॉलो करें, ये करें, बट नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो एनर्जीज काफ़ी मिक्सड हो जा रही हैं। रात को शांति है, सन्नाटा है, कोई नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जो ईशा के अंदर रुकते हैं, वॉलंटियर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब अच्छी एनर्जीज है। तो वातावरण भी अच्छा है, नेचर से घिरा हुआ है, प्लस डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपके ध्यान और आसानी से लगता है। मतलब अच्छा ये है। तो सदगुरु की अगर आपने बात करी, मेरा जो लिमिटेड इंटरेक्शन से है उनके अंदर कुछ तो तेज है। मैं मतलब जब सामने बैठा था मैं यही सोच रहा था कि इनके आंखों में कुछ तो है, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, बट कुछ तो है। और वो उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो फ्रिस्बी का उनको बड़ा शौक है, वो जो खेलते हैं उस पर, तो उन्हीं के साथ जो 3-4 लोग थे उनके साथ वो इतने बढ़िया तरीके से फ्रिस्बी, और उसके बाद बाहर वो अपने बाइक पे चले गए, मतलब आश्रम के अंदर ही जितने लोगों ने देख लिया उन्होंने दर्शन कर लिया और वो चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ इन लोगों में ज़रूर है, चाहे आप सदगुरु की बात करें, चाहे श्री श्री जी की बात करें। श्री श्री जी के बारे में अभी बीच में जब मैं गया था, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी जाता हूँ, मैं ये सारी संस्था काफ़ी बार जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने मिलता है और आध्यात्म की तरफ एक कदम और बढ़ता है। तो किसी ने मुझे ये किस्सा बताया, ये उन्होंने वहाँ के ट्रेनर थे और उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा आपकी रुचि कैसे बढ़ी, आप क्यों ट्रेनर बने? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया किस्सा बताया, बोले मेरा भाई है, भाई आर्मी में, तो भाई गया था आई थिंक सियाचिन या कहीं इसी के आसपास। तो वहां पर क्या हो गया था कि एक युद्ध के दौरान उसका पैर पूरी तरीके से फंस गया था और बर्फ हो गया था, मतलब वो निकालेगा तो वो पैर कट जाएगा, अब कोई बचने का तरीका नहीं है। बट वो उनका भाई ये नहीं फॉलो करते थे, वो श्री श्री जी को फॉलो करते थे। तो वो उस स्थान पर भी कहीं ना कहीं श्री श्री रविशंकर जी को याद कर रहे थे कि गुरुदेव, उनको गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कुछ करिए। तो उनके जब उनको थोड़ी सी आंख लगी तो उन्होंने बोला था बेटा तुम चिंता मत करो, 2 दिन के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, आपको इधर से बचाएंगे, आपका एक ऑपरेशन होगा और आप बिल्कुल सही होगे। और ठीक 2 दिन बाद ऐसे आए और वही चीज़ हुई। फिर उसके बाद वो आश्रम है ऐसा करके, और उस समय पे उनके पास फ़ोन का कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो फिर उनके भाई को भी लेके आए। फिर उन्होंने बताया मेरे को यही श्री श्री रविशंकर जी वहाँ पर आए, उन्होंने अपना रूप दिखाया जिसके चक्कर में बचाऊं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए ये आस्था ऐसी चीज़ है ना, मैंने जो नोटिस करा हर जगह जाकर, या तो आप अपने एकदम डाउन फेज में रहते हो,
अचानक से अगर कहीं से भी, चाहे ईश्वर की कृपा हो या गुरु की कृपा हो, अगर उसने आपकी लाइफ को टर्न कर दिया, आपकी आस्था वहीं पर बिल्डअप हो जाती है। या दूसरा होता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो जो आप किसी को समझा ही ना पाओ ये कैसे हुआ, तभी आप इन चीजों पे बिलीव करोगे। अदरवाइज जो लोग नहीं भी बिलीव करते हैं, मेरा उनके लिए रिस्पेक्ट है, मतलब हम नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, आस्था का विषय पे अगर मैं बात करूं, आज मैं जैसे एक और, आपने जैसे नीम करोली बाबा जी की बात करी, तो अद्वैत वेदांता जो हमारे देश में लेके आए, जो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया, आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो उनका एक बहुत फेमस किस्सा अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं आपके ऑडियंस को बताता हूँ। तो मिश्रा जी के साथ उनका एक डिबेट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो मिश्रा जी और उनकी वाइफ भारती जी, वो उस समय पे एक बोले कि हम डिसाइड करेंगे कि अद्वैत वेदांता सबसे बेस्ट है कि हमारा कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। और उस समय पे रूल क्या बनाया गया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को माला पहनाई, एक बहुत ही फ्रेश माला, और ये डिसाइड किया था जिसका पहले मुरझा जाएगा वो आउट हो जाएगा। और ये कैसे, क्योंकि अगर आप बहुत इंटेंस हो गए, अपने ऊपर आपने काबू नहीं रखा और आप डिबेट में बहुत ज्यादा, मतलब आपको डर लगने लग गया, तो वो धीरे धीरे हीट के चक्कर में आपकी बॉडी से वो मुरझा जाएगा। ये हम लोग आजकल जो पार्लियामेंट्री डिबेट देखते हैं तो 3-4 घंटे का रहता है, यूएस डिबेट देखते हैं 1-2 दिन का होता है, ये काफी हफ्तों तक चलने वाला डिबेट था, बड़े बड़े लोग आए थे हर जगह के। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, मिश्रा जी को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हरा दिया, परास्त कर दिया। तो बोले ठीक है, आचार्य जी विजेता हुए, लेकिन इनकी वाइफ ने रोक दिया, क्योंकि हिंदू संस्कृति में अर्धांगिनी होती है। बोले मैं अर्धांगिनी हूं तो आपको मेरे साथ भी ये फाइट करना पड़ेगा, डिबेट वाला। सबने मना किया, बोले अरे ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अर्धांगिनी बोल दिया तो उन्होंने बोला आप डर गए क्या, आप बैठिए। बोले ठीक है, अगर मुझे इसी चीज को करना है तो मैं करूंगा। और इनकी वाइफ ने ट्रिक क्वेश्चन लगा दिया, इन्होंने इनसे बातें करनी शुरू कर दी अबाउट मैरिड लाइफ, कि मैरिड लाइफ में क्या होता है कैसे। अब ये तो आचार्य हैं, अब इन्होंने तो शादी नहीं करी। सारे संत लोगों ने बोला अरे यार ये तो तुम गलत स्पॉट, तो बोले हार मान जाए, सवाल डिबेट में तो कुछ भी आ सकता है, हम तो लेके आगे, बताइए क्या होता है। पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, बोले ठीक है आपकी मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ, 1 वीक बाद आके मिलते हैं, अपन करते हैं कंटिन्यू, कोई इशू। इन्होंने भी सोचा 1 वीक में कौन सा, ये शादी तो करेंगे नहीं, ब्रह्मचारी हैं, कुछ करेंगे नहीं, देखते हैं। इन्होंने क्या किया, अब यहां पर आप देखिए कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी पावरफुल थी। इन्होंने जाकर सोचा कि क्या किया जाए, तो इनके पास एक विधि थी जिससे कि जंगल में जा रहे थे, एक राजा था, पराक्रमी राजा था, उसका शव पड़ा हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मा उनके अंदर ट्रांसफर कर दी। 1 सप्ताह तक, क्योंकि अब बॉडी इनकी नहीं है, 1 सप्ताह तक इन्होंने रानियों के साथ रहे, सारा जो मैरिड लाइफ था उसको पूरा समझा। उसके बाद शरीर से बाहर आए और डिबेट में गए। डिबेट में सारा आंसर दे दिया कि ये ऐसा होता है, मैरिड लाइफ में ये होता है, वो होता है। वो हैरान कि आप, ये तो चीटिंग है, आप मतलब आप तो ब्रह्मचारी नहीं हो। फिर इन्होंने समझाया कि टेक्निकली मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, शरीर तो यहीं पर है, मैंने तो बस एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करा और उसके बाद आ गया। और फिर उन्होंने दोनों ने शत नमन किया। तो आप सोचिए, अब मैं लॉजिकल वर्ल्ड में आज अगर इस चीज को बताऊं कि भाई बॉडी के अंदर से, मार्वल की मूवी में हो जाता है, सब मान जाते हैं, हाँ इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। हॉलीवुड बोल देगा तो सब मान जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ये है, वेस्टर्न लोग कुछ भी बोल देते हैं मान जाते हैं। पतंजलि जी योगा लेके आए तब नहीं माने, बाहर वालों ने हॉट योगा बना के बेच दिया, हम मानने लग गए। यहाँ पर प्राणायाम बताया तब नहीं माने, वहां पर बड़े बड़े फंड मैनेजर बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, सब मानने लग गए। तो सारी चीजें हमारे इधर हो चुकी है। बस प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम लोगों को हमारी देश की चीजों का कदर नहीं है। आप इतना ट्रैवल करते हैं, तो जैसे आप बता रहे थे कि कुछ मंदिरों में भी ऐसे जाते हैं आप, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे टेम्पल्स जो कि लोगों को नहीं पता है और आपको लग रहा है कि, या दोनों तरफ से जानना चाहूंगी। एक तो दिव्य शक्ति, ठीक है, कि जो कि हाँ, एक वो शक्ति जिसे नहीं जानना चाहिए। देखिए नहीं जानना चाहिए तो मैं खुद ही अवॉइड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा एक सिंपल सा है, आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ, रावण कहाँ के थे? लंका है ना। अब आपको हैरानी हो जाएगी, आपके ऑडियंस को भी हैरान हो जाएगी, रावण का जन्म नोएडा में हुआ था। और ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, गूगल करिए, नोएडा में, दिल्ली में है। रावण आपके नोएडा का है। ओके। अब आप सोचिए, आप गूगल करिए, रावण का बर्थ नोएडा में, नोएडा में आज भी एक मंदिर है। अब आप जाइए, आपके तो दिल्ली में ही है, दूर है इधर से, बट आप जाके देखिए, गूगल कीजिए, एड्रेस निकालिए, जाइए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि रावण के पिताजी जब इनको कुछ सिद्धियां सिखाने और जो नॉलेज सिखाने चाहते थे, तो वहीं से उसी मंदिर के नीचे से एक रास्ता निकलता है, जो निकलते 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 एकदम नॉर्थ में उत्तराखंड के इधर निकलता है।
अभी तो वो ब्लॉग्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट आप खुद सोचिए, हमें ही नहीं पता था। हमने पूरी रामायण पढ़ ली, सब पढ़ लिया, हमको ये नहीं पता था। अब आप खुद इसके बाद, और जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको दिखा तो लाइक कर दीजिएगा, आप गूगल कीजिए कि रावण उस, और नोएडा का सेक्टर 1 था, तब सेक्टर नहीं बोलते थे, तब जगह का नाम कुछ और था, बट ये था। तो एक तो ये मंदिर हो गया, ठीक है, मतलब आपने बोला ना जिसके बारे में पता ही नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से वैसे तो हैं काफी मंदिर, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इधर जाते हैं, महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर, सॉरी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का एक गांव है। मैंने पहले भी बोला था, पहले लोग नहीं मानते थे, फिर एक व्यक्ति ने मुझ पे ही वीडियो बनाया मेरे को नीचे करते हुए, और उसी ने फिर वापस वीडियो बना दिया कि हाँ इस तरह का मंदिर है, इस तरह के लोग हैं। तो एक गांव है हमारे देश में जहां पर कि आप टोयोटा की गाड़ी ले जाएंगे तो चलेगा, हुंडई की गाड़ी ले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मारुति की गाड़ी अगर आप ले गए तो तोड़ फोड़ देते हैं। क्यों पता है? हनुमान जी का मंदिर है। नहीं, वहां पर रावण की पूजा होती है और हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो क्रोध में आप मारुति की गाड़ी नहीं ले सकते वहां पे। आप सोचिए, ऐसी भी जगह है यहाँ पे। ये एमपी में है, एमपी के बॉर्डर के आसपास है, एमपी महाराष्ट्र के इधर। लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे कौन सी जगह। सोचिए ये जगह भी है। ये तो मैंने वैसे बहुत पहले, एक बार 3-4 साल पहले एक बार कैजुअली किसी को बताया था, तब नहीं माने थे, फिर किसी व्यक्ति ने मुझ पे ही वीडियो बनाई, फिर उसके बाद खुद नहीं उसने बना दी, हाँ भाई ये जगह है। तो आप सोचिए। और बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आप। जैसे करनी माता मंदिर, बहुत लोगों को शायद पता हो, नहीं भी पता हो, तो राजस्थान में यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा चूहे मिलेंगे, पूरे टेम्पल के अंदर चूहे घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, अगर आपको, वहां पे सारे काले चूहे हैं, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए। ऐसा तो बोलते हैं घर पे चूहे होंगे तो बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, लोग प्रसाद उनके साथ खाते हैं, उनका झूठा भी खाते हैं, कुछ नहीं हुआ है आज तक। और आप अगर उधर गए और गलती से आपको वहां पर सफेद चूहा दिख गया, इसका मतलब आप लकी हैं, आपका बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। तो आप ट्राई कीजिएगा जाके उधर। और गलती से अगर आपका पैर किसी चूहे पे पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई तो वहां की विधि है, वहां पर आपको एक सोने का चूहा बना के दान करना पड़ता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। बट सोच के हाँ, वो सोच के, तो वैसे नहीं होता है, बट इन जनरल मतलब उसका भी है। फिर डर नहीं लगता चूहे इतने सारे देख के? आप जाएंगे, आप देखेंगे सारे, हाँ स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन सारे लोग जिस हिसाब से रहते हैं आपको नहीं, मतलब लड़कियों को लगता है, मुझे तो ऑब्वियसली अभी से हो रहा है कि नहीं, बट ये देखिए माता की इस तरह से वो, उसके पीछे में एक कहानी है, वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा क्या इसके लिए क्यों ऐसा होता है। तो ये एक हो गया। फिर आप अगर आप जाते, अच्छा पंच केदार की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो ये कॉमन ग्राउंड पे, लेकिन मैं बताता हूँ। आप सोचिए शिवजी का केदारनाथ मंदिर, जब अर्ली 2000s में एक बहुत भीषण बाढ़ आया, सब तहस महस हो गया, मंदिर को आंच भी नहीं आई, क्योंकि अचानक से एक शिला उसके सामने आ गई, और लोग हैरान हैं कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, आसपास सब कुछ उजड़ गया, वो नहीं हुआ। उसको भीमशिला कहते हैं। आज भी लोकल्स की माने तो ये भीम, क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने करी थी, तो ये भीम की ही शक्ति थी जिन्होंने इस चीज को बचाया, कि प्रभु के तरफ उनका जो समर्पण था वो शक्ति। आज भी आप केदारनाथ पे जाएंगे तो पीछे साइड पे आपको भीमशिला दिख जाएगी। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे, आप एलोरा की तरफ चले जाइए, ऊपर से नीचे कटेंगे, समझ में ही नहीं आता कैसा है। अमेरिकन्स ने बोल दिया एलियंस हैं, सबने अपना अपना अलग अलग थ्योरी लगा। एलियंस होते हैं सच में? एलियंस तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब तो प्रूव हो रहा है, आप खुद देख लीजिए, 2025 की ही बात है, अच्छा 26 की बात है, 2026 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा है, आप जाके न्यूज में देखिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो एरिया 51 हो गया, एलियन वाली फाइल्स हो गई, इन सब चीजों को बाहर निकालो। एरिया 51 नामक एक जगह है जहां पर कि कहा जाता है मानव और एलियन साथ में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, और काफी सारी चीजें उन्होंने ऐसी मशीन निकाल ली है जिससे तूफान लाया जा सकता है, बवंडर लाया जा सकता है, बारिश लाई जा सकती है। ये सारी चीजें उन्होंने बना के रखी है। कहां है ये एरिया 51? यूएस में नेवाडा करके एक जगह है, नेवाडा के रेगिस्तान है, वहां पर है, और वहां पे शूट आउट साइट का ऑर्डर है। अगर आप एक रेडियस के अंदर आ जाते हैं तो शूट ऑन साइट का ऑर्डर है, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सीक्रेट रखनी है। और आप देखिएगा धीरे धीरे करके, नास्ट्राडामस करके एक जो बहुत बड़े प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर्स को, प्रोफेसीज देते थे, उन्होंने तो बहुत पहले बोल के रखा हुआ है कि 2030 के आसपास तक हमारा प्रॉपर संपर्क हो चुका होगा एलियंस के साथ। इलॉन मस्क खुद स्टीफन हॉकिंग के साथ एक रिसर्च कर रहे थे, और उसमें उन्होंने वादा किया था कि उनने उस समय पे, जब स्टीफन हॉकिंग जिंदा थे, फिजिक्स वाले, उन्होंने कहा था कि 2026 तक हम दुनिया के सामने एलियंस का वजूद लेके आएंगे। दुर्भाग्यवश स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे, तो ये वाली चीज है। कुछ लोग तो इलॉन मस्क को खुद एलियन बोलते हैं कि कैसा बंदा है भैया, सोता नहीं है, 5 कंपनीज एक साथ चला रहा है, कोई भी चीज में फेलियर नहीं होता, हर बार वहां से उड़ जाता है, कैसे कर लेता है समझ में नहीं आ रहा है, और सोचता भी अलग ही है। इलॉन मस्क का आप खुद ही सोचिए ना, पहले एक शादी करी,
फिर डिवोर्स किया, फिर एक ही लड़की से 4 बार शादी और उसी से 4 बार डिवोर्स किया हुआ है। मतलब कुछ अलग ही चलता है उनके दिमाग में, क्या चलता है। बेटे का भी जो लास्ट बेटा हुआ था उसका नाम भी कुछ फॉर्मूला ही रखा हुआ है, EMC², पता नहीं, बोल भी नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो एलियंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इट्स जस्ट दैट एलियंस को हमने समझा वो सिर्फ वो कोई मिल गया कि जादू ही समझते हैं हम, कि धूप धूप करके आएगा और धूप ले जाएगा, वैसा नहीं रहता है। वो बेसिकली क्या रहता है, कोई भी चीज़ जो हमारी गैलेक्सी के बाहर से हो गई है वो एक एलियन एंटिटी हो गई है। तो बाहर से अगर कोई आता है उनके लिए हम एलियन हैं, वो हमारे लिए एलियन है। तो इस तरह से एलियंस होते हैं। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। ओके, अभी वापस आते हैं। क्या कोई वो बता रहे थे आप टेम्पल्स का, कौन से ऐसे टेम्पल्स है जहां नहीं जाना चाहिए? हो सकता है कभी आप भी गलती से लो और आपको लगाओ कि ये देखिए मैं गलती से भी नहीं गया हूँ इस तरह से। ओके, बट पता जैसे कि एक टेम्पल है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, वो भी अगेन मध्य प्रदेश में ही है। तो उसको कहते हैं कि वो टेम्पल को बनाया ही राक्षसों ने था। वो राक्षस लोग डिवोट कर रहे थे शिव जी को, क्योंकि देखिए शिव जी ही एकमात्र ऐसे प्रभु थे जो एटलीस्ट राक्षसों को भी बैलेंस बना के रखते थे, बाकी लोग तो सब एंटी राक्षस ही रहते थे। अच्छा, राक्षसों से भी एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज आई है, वो पहले बताता हूँ। मंदिरों का आप बात कर रहे हैं, मंदिर भी कैसे बने हैं हमारे देश में ये किसी ने नहीं सोचा। हमारे जो पूर्वज थे ना, हमसे कई गुना स्मार्ट थे। वो मेरे को तो लगता है असली AI तो उनके पास था। आप खुद देखिए क्या हुआ। पहले राक्षस लोग क्या करते थे, देखते थे कौन से एरिया में अटैक करना है, तो उन्होंने डिसाइड किया साउथ में अटैक करेंगे, साउथ में करो करो करो। तो शिव जी बोले कि कार्तिकेय देखो भाई, बहुत अटैक हो रहे हैं, तो आपको संभालना है, बागडोर संभालो, आप जाओ साउथ। इसलिए मुर्गन के सबसे ज्यादा टेम्पल कहाँ मिलते हैं? कार्तिकेय जी को साउथ में मिलते हैं। तो राक्षस बोले यार साउथ तो गया अपने हाथ से, अब क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने बोला क्या करें, चलो वेस्ट में चलते हैं। तो वेस्ट में दे धनादन अटैक किए। तो इनके दूसरे बेटे गणपति जी बोले गणेश जाओ, इनको तुम संभालो। अब वेस्ट में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? गणपति जी। सबसे बड़े टेम्पल्स किसके हो गए? बड़ा गणपति बोलिए, दगड़ू शेठ बोल लीजिए, उधर हो गए। वेस्ट संभल गया। तो अब राक्षस बोले यार 2 जोन तो चले गए, अब पूर्वजों ने मंदिर भी कैसे बनाए हुए हैं। फिर बोले अब क्या करें, काम करते हैं ईस्ट में अटैक करते हैं। ईस्ट में अटैक सारे। फिर उन्होंने अपनी सती माता को बोले आप तो देवी हैं, आप जाइए। आप देखिए कामाख्या हो गया, सारे जितने भी बड़े बड़े देवी मेजर टेम्पल्स हो जा रहे हैं वो या तो नॉर्थ में ही या तो नॉर्थ ईस्ट में। करेक्ट। और नॉर्थ में आप देखेंगे शिव जी सबसे ज्यादा जितने भी ज्योतिर्लिंग या तो पहाड़ों के पास होते हैं या तो पानी के समीप होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पूर्वजों ने भी जो बाकी टेम्पल्स बनाए, तो आप अगर देखेंगे साउथ में सादा मुर्गन के टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आपको ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको देवी माँ के टेम्पल मिल जाएंगे, आपको वेस्टर्न साइड में गणपति जी के ज्यादा टेम्पल्स मिल जाएंगे, और नॉर्दर्न साइड में आपको ज्यादा शिव दिखेंगे, शिव या फिर देवी। तो आप देखिए हमारे पूर्वज कितने ज्यादा समझदार थे। ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स भी हुए हैं, हम सोच के हैरान हो जाते हैं ये कैसे हैं। महाभारत के समय पे भी जो काफी टेम्पल्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरठ के ऊपर जाते हैं तो एक जगह पर आती है, वहां पर 4,500 वर्ष पुराने चैरियट्स के रिमेन्स मिले थे जो कि महाभारत के थे। टेम्पल्स की अगर और बात करें तो हमने जैसे ज्वाला देवी तो हमने बात कर ही ली है, करणी माता हमने कर ली है। उसके बाद हिडम्बा जी का एक है नॉर्थ में, अगेन हिडम्बा देवी टेम्पल, जैसे आपने कहा ना जहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन माना जाता है कि वहां पर कुछ लोग जो गलत इंटेंशन से जाते हैं वो भी पूजा करने जाते हैं। क्योंकि हिडम्बा जो कि भीम की
अर्धांगिनी थी वो पहले राक्षस थी, और ऑकल्ट जो बोलते हैं, काला जादू और ये सारा, वो उन लोगों को आता था, उनके उसमें ही था। तभी तो हम कहते हैं कि घटोत्कच भी जो थे वो अपनी शक्तियों से इतने बड़े हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ने भी अपनी लीला खेल के उन पे वो अस्त्र चलवा दिया था। तो आप देखेंगे कि हिडम्बा टेम्पल पे भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, अच्छे इंटेंशन से भी जाते हैं, कुछ लोग गलत इंटेंशन से भी जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, और अब मैं एक एरिया बताता हूँ, आप मत जाइएगा क्योंकि मैं अभी नहीं जाऊँगा। हम लोग ना जब भी भोलेनाथ की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो पहाड़ों में हम हमेशा सोचते हैं हिमालय, है ना, या उत्तराखंड। एक्चुअली में आप गुजरात साइड कभी जाएंगे तो उधर है गिरनार के पर्वत, वो इक्वली इतने शुद्ध हैं। महाशिवरात्रि पे कहते हैं कि जितने ज्यादा साधु उस कुंड में जाते हैं स्नान करने, उससे एक ज्यादा बाहर आते हैं। ये सच में होता है? उधर लोग कहते हैं कि माना जाता है कि उन्हीं में सम्मिलित होने के लिए साक्षात प्रभु आते हैं वहाँ पे। इतना ही नहीं, गिरनार के पर्वत की अगर आप चढ़ाई करते हैं, एक तो उधर की एनर्जी अलग है। इवन आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी वहाँ पर एक स्थापना है। आप जब उधर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ गुफाज बीच में पड़ते हैं, गलती से भी जाइएगा मत, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं कि आप गलती से एंटर हो गए तो पता चला आप पे ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत हो रही हैं, लेकिन आप अचानक से घुस गए और सामने वाले ने गलत आपको समझ लिया, जैसे पुराने ज़माने में श्राप मिल जाता था, ये सब हो जाता, तो यू डोंट नो। तो वो गुफाज में ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मतलब हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देख के इतना समझ पाता है कि हवा में हम उड़ जाएं, बट बैठे बैठे शरीर एक्सचेंज हो जाना, आत्मा का ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो गिरनार के पर्वत हैं जो बहुत ही पावन है। शिव जी के अगर आप भक्त हैं, कोई भी भक्त हैं, तो उनको एक बार गिरनार के पर्वत की चढ़ाई करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पे बहुत भीड़ होती है, तो आपको भीड़ नहीं पसंद है तो जैसे मेरा है क्या रहता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं मेन सीजन में कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। वैसे तो आजकल सभी मेन हो गया है, लेकिन मैं ऐसे ऑफ में जाता हूँ। देखिए, हम लोगों के प्रोफेशन के चक्कर में हमें एक फ़ायदा होता है, हम वीकडेज पे भी जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है वीकेंड अवॉइड करो, छुट्टियाँ अवॉइड करो, वीकडेज पे जाओ। और जब प्रकोप ज़्यादा हो, जैसे धूप बहुत ज़्यादा है, जब मेरे को पता है आधे लोग आलस में नहीं आएंगे, तो पहाड़ टाइप चले जाओ। अब बोलोगे कष्ट इसमें बहुत है, बट ठीक है, ईश्वर बुलाते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट करना बनता है। भीड़ तो खैर आजकल कहीं कम नहीं हो रही है, सच बताऊं तो। इसी चक्कर में मैं लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि अगर आप कमा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में, अगर आप माता के भी भक्त हैं या प्रभु के भक्त हैं और बोलेंगे बुढ़ापे में हम जाएंगे, बुढ़ापे में एक तो पैर आपके सहारा नहीं देंगे, खान पान सही ढंग का हो नहीं रहा है, दिल्ली में आके आयु ऐसे भी 14 वर्ष कम हो जाती है हवा के चक्कर में, तो मैं कहूँगा जितने जल्दी हो सके कीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम नहीं होना है, भीड़ बढ़ती जानी है। लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि आपकी अगर आस्था है तो कृपया करके पूरी कीजिए। आप इसको एंड करते हैं पॉडकास्ट, बट एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे आप काफी लोगों के अगेंस्ट काफी खुलकर आप बताते हो, क्या कभी नोटिस आया है? हाँ, नोटिस भी आया है, केस भी हुआ है। एक हाल फिलहाल में एक केस हुआ था जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाई कोर्ट से वहाँ से डायरेक्ट वर्डिक्ट आया कि बेबुनियाद FIR लगाई गई। उस पर पूरे लोगों ने ड्रामा बहुत किया था कि भाई ये देखा, बट हाई कोर्ट तो जस्टिस है भाई, उन्होंने कहा बेबुनियाद FIR थी, इस FIR को करने का कोई तात्पर्य ही नहीं था, करना ही नहीं चाहिए था, ये पूरे तरीके से बेगुनाह है, सारी चीज़ें क्वैश कर दी गई। समय लगता है, जुडिशियल सिस्टम रहता है तो नोटिस आते हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होती है एज यूजुअल। तो जितने लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब पतन शुरू होगा, कुछ लोगों को उसमें खुशी मिलती है, तो अनफॉर्चुनेटली ये दुख की बात है कि आप लोग अगर खुश हो रहे थे तो हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है सब तरीके से। और मैं तहे दिल से इंडियन जस्टिस सिस्टम का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने तर्क के आधार पे डिसाइड किया कि हाँ भाई जो सही है वो सही है। उनने सीधे उनका अगर आप पूरा स्टेटमेंट, लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, मतलब अब जो लोग लॉ की तैयारी करेंगे और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर इन कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे तो मेरा भी उदाहरण आएगा। तो मतलब घर वाले पहले एक ज़माने में बोलते थे तुम कुछ ऐसा करोगे किताबों में आ जाओ, तो इस प्रकार से हम लीगल किताबों में आ जाएंगे। पर आजकल टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपको हर कोई जानता है, आपकी हर कोई ना कोई अगर चला रहा है ना सोशल मीडिया पे है, वो आपको जरूर जानता है, हर कोई जानता है। आपको पता है मेरी टीम आप आए और सबने कहा कि मैम आज फोटो जरूर करवाना है हमें, तो सब आपको कितना जानते हैं। ये कृपा है। और मैं सच कहूँगा, मैं सबको एक फाइनल मैसेज देना चाहूँगा
जैसे आप माता रानी की भक्त हैं, आप आज भी दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा कि शूट के पहले भी इन्होंने पूरे तरीके से अपना जो प्रोसेस होता है फॉलो किया, उसके बाद ये शुरू किया है। तो मैं बता दूं कि आज के समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में रखें। ये जितने मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड, वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ये सब हो रहा है, इसका सबका सोल्यूशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माता को ही फॉलो करो या भोले बाबा को फॉलो करो या विष्णु जी को फॉलो करो, कुछ भी करो पर फॉलो करो, क्योंकि विदेशी भी फॉलो करते हैं। जाते जाते भी एक फैक्ट देख के चले जाता हूँ, हमको लगता है हिंदू संस्कृति हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा है, इससे ज़्यादा विदेश में है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल भारत में नहीं है, कंबोडिया में है, अंकुर वट कहते हैं उसको। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू का टेम्पल वो भी इंडिया में नहीं है, न्यू जर्सी में स्वामी नारायण जी का टेम्पल है। तीसरा भी बाहर है। तो अब आप खुद सोचिए कि हमको ये लगता है कि सनातन धर्म सिर्फ इधर है। गणपति जी का सबसे बड़ा मूर्ति भी बैंकॉक या थाईलैंड में, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसी के पास में सबसे बड़ा है। मुरुगन जी का भी सबसे बड़ी मूर्ति वहीं पर है। वहां पर जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, पता है मेरे को सबसे पहली चीज क्या देखी है? समुद्र मंथन। तो आप समझिए, रामायण वहां पर भी बताया जाता है, वहां पर प्ले होते हैं। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि इट्स हाई टाइम, जब विदेशी लोग हमारी अच्छी चीज ले रहे हैं और हम इनका सिर्फ बर्गर पिज्जा ले रहे हैं, तो उससे बेटर है हम भी अपनी अच्छी सनातन धर्म को अडॉप्ट करें। किसी को अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, जो सच होता है मैं अपने तरफ से कहने की कोशिश करता हूँ और सीख। जैसे वो कैची धाम की भी आप बात कर रहे थे, वहां पे भी तो एलॉन मस्क और कितने आते हैं, कितना सुना है? आप खुद सोचिए ना, स्टीव जॉब्स, एप्पल जो हम सब यूज कर रहे हैं, मैकबुक प्रो, ये सारी चीजें, जब वो अपने लाइफ में सबसे डाउन फेज में थे, उन्होंने सबसे पहले इधर ही आने का निष्कर्ष किया और उनको समझ में आया, वहीं से चीजें सॉल्व हुई। और जब वो डेथ बेड पे थे, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक थे, जो कंफ्यूज थे, कंपनी बंद कर दूं चालू करो क्या, उनको भी यही सजेस्ट किया, जाना है तो नीम करोली बाबा जाओ। बीटल्स जो एक समय पे सबसे पहला बैंड, सबसे फेमस था, वो भी नॉर्थ में ही गया था, वो नीम करोली बाबा नहीं गए थे, वो बीटल आश्रम अपना साउथ में हमारे एक बाबा है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, वो भी वहां गए थे। तो जब ये फिरंगी लोग, बैरक ओबामा बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे हनुमान जी की मूर्ति है, तो अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो सनातन की जय, अपने हिंदू धर्म को फॉलो करिए और समझिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में वो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको अगर लग रहा है कि आने वाले हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले मेंशन किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस की कमेंट्स, उनके लाइक्स बताएंगे कि हमें पार्ट 2 करना है कि नहीं करना है, पर करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बीच में जहां जहां अभिषेक जी ने सवाल किए हैं, वो भी अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम उनके साथ पार्ट 2 करें, और आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि मैम आपको ये पूछने चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी।